तो देखिए, जीओसी इज बेसिकली फर्स्ट फंडामेंटल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से हम ज़्यादातर चीज़ें कोरिलेट करते हैं और मैक्सिमम कंसेप्ट इसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी पार्ट आप सबको ही क्लियर है, मैं सिर्फ एक दो बातें क्विकली बता रहा हूँ सो दैट इट मेक्स यू क्लियर। देखो, यहाँ पे दो बहुत टेक्निकल टर्म यूज होते हैं जो हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। एक होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक टर्म होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दोनों ही टर्म आपको क्लियर है। शिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिटल में आगे पीछे मूव कर सकता है, इट इज रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से कोई बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं क्रिएट होता है। इंपैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इससे इंपैक्ट आता है जो हम मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट में अप्लाई करते हैं। तो इससे आपको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग सिंस विद इन द ऑर्बिटल है, तो इसका इम्पैक्ट तो होगा बट बहुत हैवी इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल का मूवमेंट है। जो अगर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करते हैं, वी से इट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग इफेक्ट हुआ। और अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन करते हैं तो इसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट या उसी को रेजोनेंस इफेक्ट की तरह टैकल करते हैं। ठीक है। नाउ द कंसेप्ट इज कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये बात हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। बट पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, इस बात को थोड़ा सा लाइक लॉजिकली समझना है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज होगा ये स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा देगा, या कहाँ डीलोकलाइज हो जाए ये देखना है। सो बेसिकली क्वांटिटी और क्वालिटी की फाइट है। मैक्सिमम टाइम जो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो वो इसी चीज से कंफ्यूज कर रहे हो कि लाइक क्वालिटी पे फोकस करें क्वांटिटी पे फोकस करें। सो बी केयरफुल। जब भी क्वालिटी वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि डीलोकलाइज होकर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, उससे स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। सो लेट अस से वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज बीन डीलोकलाइज टू अ पोजीशन जहां पे वो और डीस्टेबलाइज कर गया, तो डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन विल नॉट गिव यू मोर इफेक्टिव स्टेबिलिटी। अदर वे राउंड आई से, मैं आपको एक एग्जांपल से अभी इस बात को समझाऊंगा। अदर वे राउंड सेकेंड केस अगर मैं डील करूं कि अगर डीलोकलाइज होकर माइनस चार्ज किसी लोकेशन पे जा रहा है और वहां ज्यादा स्टेबलाइज कर जा रहा है, तो इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी। तो पहला केस ध्यान रखना है, हमेशा आइडेंटिकल रेजोनेंस या आइडेंटिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। आइडेंटिकल के बाद हमें देखना होता है मोर नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन। हमें से ज्यादातर लोग मोर डीलोकलाइजेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको एक बार समझा देता हूँ। लेट अस से आई विल टेक अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस वन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने एक लिया अलाइलिक कार्बोकेटाइन। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी ये चीज डील करूंगा, बट क्योंकि बहुत कॉमन डाउट है, बार बार आ रहा है, तो आई एम ट्राइंग कि पहले ही क्लियर कर दूं ताकि हर क्वेश्चन में आप अफेक्ट ना करो। एंड थर्ड केस आई हैव टेकन दिस वे। अगर मैं तीनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बहुत जनरलाइज मोड में बोलूं तो आई से दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेबिलिटी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता तीनों में। अगर प्रिसाइसली डिफाइन करूंगा तो लाइक दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज सेकेंड नंबर स्टेबल एंड दिस इज थर्ड नंबर स्टेबल। अभी आपको लॉजिकली समझाता हूँ होता क्या है। बेसिकली इस केस में 9 अल्फा एच है जो हाइपर कॉन्जुगेशन की मैक्सिमम एक्सटेंट है, बहुत हाई स्टेबिलिटी गेन करा रहा है। दिस केस इफ यू राइट द रेजोनेंस, तो इसमें देखो दो बातें एक साथ हो रही हैं। पहला, जो प्लस चार्ज मूव कर रहा है कार्बन से, वो एक्चुअली में कार्बन पे ही जा रहा है। लाइक यू कैन शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइकवाइज। सो हमारा जो प्लस चार्ज है वो कार्बन से कार्बन पे ही जा रहा है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नोटिस कि जो बेंजीन रहेंगे वो अपनी एरोमेटिसिटी को भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक एंड से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है क्योंकि डीलोकलाइज हो रहा है लाइक पॉजिटिव चार्ज, बट एट द सेम टाइम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो रिलेटिव टू द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत हाई स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहे हैं। तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग बट नॉट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। वेर एज इन केस ऑफ दिस वन, अगर हम प्रिसाइसली मार्क करेंगे तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन का मूवमेंट है वो रेजोनेंस में है और आइडेंटिकल रेजोनेंस है। सो बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव चार्ज इक्वली। सो इफ यू कैन नोटिस, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम है। सेकेंड स्टेबिलिटी जो गेन कर रहा है उस कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जो मिडिल में मैंने लिखा है वहाँ आइडेंटिकल रेजोनेंस है। तो अब देखो आइडेंटिकल रेजोनेंस दो आ रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है, तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेटिंग करके लिख दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसी चीज को माइनस चार्ज के डीलोकलाइजेशन से समझाऊं, तब आप इस चीज को और बढ़िया से समझ जाओगे। लेट अस से यहाँ पे माइनस चार्ज है ऑक्सीजन के पास, और इस डीलोकलाइजेशन को मैं CH3CO माइनस से कंपेयर करके दिखाऊं,
सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले वाले केस में माइनस चार्ज अगर डीलोकलाइज करेंगे तो ये इन तीन जगहों पे मूव करके वापस जाएगा। आसानी से आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिख के समझ जाओगे। बट इन दिस केस व्हेन माइनस चार्ज विल डीलोकलाइज, इट विल मूव टू द सेम ऑक्सीजन। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि सेकंड वाले केस में ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के साथ ही शेयर कर रहा है। सो जब ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी एनहांस करेगी। माइनस चार्ज शेयर्ड बाई टू ऑक्सीजन विल गिव मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द पोजीशन जहां पे माइनस चार्ज बहुत सारी जगहों पे डीलोकलाइज हो गया। गॉट इट? तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि डीलोलाइजेशन आइडेंटिकल जितना होगा, प्लस चार्ज जिसके साथ शेयर कर रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, माइनस चार्ज जिसके साथ शेयर कर रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इस फैक्टर पे बहुत ध्यान देना होता है रादर देन सिंपली काउंटिंग मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और मोर नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कभी हम लोग लाइक डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट स्टडी करेंगे तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट बहुत एकदम क्विकली नोटिस करना है। डीलोकलाइजेशन में आपको हमेशा एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी साथ में देख लेना है। इसको मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ आपको। बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। अब आप सब इसमें जानते होंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंड नॉन एरोमेटिक सेकंड नंबर स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक थर्ड नंबर स्टेबल होता है। रीजन समझना है। एरोमेटिसिटी में क्या होता है कि इट इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर बहुत कंसेप्ट से समझाऊं तो बेसिकली ये रिंग करंट का कंसेप्ट है, थोड़ा फिजिक्स से रेलेवेंट कंसेप्ट है। एक बार कोशिश करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा डीप कंसेप्ट समझना चाहते हो मैं एक बार क्विकली बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैं बेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। सो इन केस ऑफ बेंजीन वी हैव पी ऑर्बिटल्स पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए इन पी ऑर्बिटल्स के थ्रू मूव करते हुए एक क्लोज लूप जनरेट कर ले रही है। एंड वंस अ क्लोज लूप इज जनरेटेड तो आप समझ रहे हैं कि रिंग करंट जनरेट हो गई बेसिकली। तो ये अपना एक फील्ड वेक्टर जनरेट करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए एक रिंग में लूप रोटेट हो रही है। सो इट गिव्स वेरी हाई स्टेबिलिटी। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये रेजोनेंस परफॉर्म भी कर सकता है और ऐसा कर भी पा रहा है। रेजोनेंस पॉसिबल और ऐसा कर भी पा रहा है। एंटी एरोमेटिसिटी में क्या होता है कि देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है। लेट अस से आई विल टेक दिस मॉलिक्यूल। तो यू कैन से कि अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूं तो ऐसे लिखूंगा रेजोनेंस पॉसिबल। बट एक्चुअल स्टेटस ये है कि रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं कार्बन बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन की बात कर दूं तो ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये मॉलिक्यूल स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। मतलब अगर ये पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेट अस से मैंने ये वाला फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे मोर डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहाँ पे मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। अब ध्यान से समझिएगा। अब इस मॉलिक्यूल के पास रेजोनेंस करने की कैपेसिटी तो है बट हम करने नहीं दे रहे। करने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर इसी में थोड़ा कंसेप्ट ऐड करूं तो ये रिंग करंट जो है वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपल्शन देता है, इसलिए मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होता है। तो इसका डीलोकलाइजेशन इसको अनस्टेबिलिटी दे रहा है। तो जब भी कभी डीलोकलाइजेशन का केस आएगा और रिंग वाला कंपाउंड है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। केवल रेजोनेंस मत देखिएगा। अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आप रेजोनेंस देखेंगे तो वो उसे डीस्टेबलाइज कर रहा होता है और ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब इसको याद रखने के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इसको आप ऐसे समझो कि कोई भी बच्चा जो आईआईटी का एग्जाम लिखेगा उसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन हो सकता है? वो बच्चा हो सकता है जो परफॉर्म कर सकता था और परफॉर्म नहीं कर पाया। वो नहीं होगा जो परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि अगर उसमें परफॉर्म करने की काबिलियत नहीं थी तो वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में जाएगा और वो डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, उसको बहुत परेशानी नहीं हो रही। ही मे बी डिससेटिस्फाइड बट उतना डिससेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि उसको लगेगा नहीं एडवांस का पेपर था, मैं नहीं हैंडल कर सकता था, लीव इट। बट इफ अ स्टूडेंट आफ्टर सीइंग अ पेपर कैन से कि मैं कर सकता था और बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड बिकॉज ऑफ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजंस वो नेगेटिव मार्क गेन कर गया और परफॉर्मेंस खराब हो गई, तो इट इज द केस ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। तो एंटी एरोमेटिसिटी का मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखेगा, सारी कंडीशन देखेंगे, डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। बट रिमेंबर यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। डीलोकलाइजेशन करने की कैपेसिटी और कर भी पा रहा है, यानी कि कैपेसिटी भी है और परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल। सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ डीलोकलाइजेशन की कंडीशन ही वर्कआउट नहीं करेगी रिंग में स्पेशली, तो हम इसे नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में डाल देंगे। तो एक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है और डीलोकलाइजेशन हो भी रहा है, रिंग करंट जनरेट हो रही है, 4n+2 पाई रूल फॉलो हो रहा है, बाकी कंडीशन आप सब समझते हो, उस पर बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इन अ रिंग बन रहा है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, हक्कल्स रूल इज ओनली वैलिड फॉर अ सिंगल रिंग।
मल्टीपल रिंग्स पे हकल्स रूल पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करते हैं। आई होप आप सब जानते हो इस बात को। हकल्स रूल हमेशा सिंगल रूल पे अप्लाई करते हैं, और अगर एक से ज्यादा रिंग पे अप्लाई करना पड़ेगा तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। एंटी एरोमेटिक रिंग में साइक्लिक कंपाउंड है, 4n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, डीलोकलाइजेशन आपको दिखेगा बट डीलोकलाइजेशन करना नहीं है। जैसे मैंने अभी ये कंपाउंड बनाया, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं इसमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करूंगा तो यू कैन इजीली से कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है और वहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है। डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है बट होगा नहीं। होगा तो ये मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज करता है, ऐसे कंपाउंड्स को एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। तो डीलोकलाइज करने की कंडीशन तो है बट डीलोकलाइज करेगा नहीं, यानी काबिलियत तो है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, डीस्टेबलाइज एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज भी हो रहा है बट पूरे रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, यानी रिंग करंट नहीं क्रिएट कर सकता। तो अगर ये रिंग करंट क्रिएट ही नहीं कर सकता, क्यों नहीं क्रिएट कर सकता, आप समझ गए होंगे। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, so here this carbon won't involved in the like resonance participation। तो यहाँ पर रिंग करंट जनरेट ही नहीं होगी, जब रिंग करंट जनरेट ही नहीं होगी तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब ध्यान से देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, बट 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग नहीं है। बी वेरी केयरफुल whenever we are discussing Huckel's rule, 4n+2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन अ रिंग। अगर एक रिंग नहीं ले रहे हैं तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। सिमिलरली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज काउंट करना होता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज में डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब हम जब चेक करेंगे तो आप लिखोगे कि हाँ रेजोनेंस बन रहा है सर, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फॉलोइंग रेजोनेंस। तो सिंस इट इज नॉट फॉलोइंग रेजोनेंस, यानी इसमें परफॉर्म करने की कैपेसिटी है, कर नहीं पा रहा है, इसलिए मोस्ट अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होगा भी तो पूरी रिंग में नहीं होगा, रिंग करंट नहीं जनरेट होगी, और अगर डीलोकलाइजेशन नहीं भी हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो दो तीन बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई। पहला, डीलोकलाइजेशन जब भी आप देखोगे तो ध्यान रखना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देख लेना है। दूसरी बात, जब भी आप डीलोकलाइजेशन देख रहे हो तो देखो प्लस चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या वो किसी ऐसे एलिमेंट के पास पहुंच जा रहा है जहां ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। माइनस चार्ज किसी ऐसे एलिमेंट के पास पहुंच रहा है जहां ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। नंबर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक में आपको एवरी वन ऑफ यू हैव टू नोटिस दिस थिंग दैट आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन and delocalization to an element which gives more stability or which can gives more stability to plus or minus charge, then it is more stable। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल रेजोनेंस या केवल हाइपर कॉन्जुगेशन, केवल इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट देख के डिसीजन नहीं लेना है। मतलब टर्मिनोलॉजी से लिखा जाता है आंसर, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए दैट वेन एवर इट इज मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बी केयरफुल। इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद आपको देखना है कि कहाँ पहुंचा, कितनी स्टेबिलिटी आई। लेट अस से एक माइनस चार्ज मूव करा के आपने बहुत सारे कार्बन पे शेयर करा दिया, तो इट विल नॉट गिव मोर स्टेबिलिटी। अगर वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है, इट विल गिव मोर स्टेबिलिटी। अगर वो सल्फर पे पहुंच गया और बड़ा साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने बड़े वॉल्यूम पे डीलोकलाइज कर जाती है उतनी हायर स्टेबिलिटी आती है। आप थोड़ी फिजिक्स भी अप्लाई कर सकते हो, आप सब लोग इस चीज को समझते हो, लाइक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज लार्जर वॉल्यूम विल बी मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर डीलोकलाइज, फिजिक्स से समझो इस चीज को, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लंबे रूप में डीलोकलाइज करा दे विल गिव मोर स्टेबिलिटी। क्लोज लूप में क्या, 4n+2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेगा, मोर स्टेबल। एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला केस है, रिंग करंट बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा, लीस्ट स्टेबल। तो हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ध्यान देना है, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब इसमें केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा माइनस चार्ज स्टेबलाइज करेगा, बट अगर बड़ा साइज होगा तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। लेट अस से आप माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड माइनस चार्ज ऑन सल्फर, सल्फर इज हैविंग लार्जर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही कम है बट स्टेबिलिटी ज्यादा देगा, क्योंकि चार पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई है, बहुत हायर स्टेबिलिटी आएगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अवेलेबल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सफिशिएंट है, इसलिए हाई स्टेबिलिटी आएगी। तो तीन चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको लिंक रखना है। पहला, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन में रिंग में डीलोकलाइज है तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कंसेप्ट। इसके बाद बैक बॉन्डिंग एंड एस कैरेक्टर एंड ऑल आपको पता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बिकॉज मोर एस कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। उसको बिल्कुल दिमाग में फिक्स करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, न्यूक्लियस। वो जितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड कर के रखेगा उतना स्टेबलाइज होगा। तो मोर एस कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस मीन्स मोर स्टेबल। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। लेट से बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाए, HCl और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा स्टेबल है,
बहुत आसान सवाल है, तो आप सब जानते हो HCl है, बट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो आप अभी तुरंत बोलने लगोगे सर एसिटिक एसिड में तो रेजोनेंस है। तो क्या गलती कर रहे हो आप? आपने चार्ज डेंसिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सो फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Cl का साइज बहुत बड़ा है, माइनस चार्ज पे बहुत आसानी से स्टेबलाइज हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टेबलाइज कर जा रहा है। एसिटिक एसिड में O माइनस रेजोनेंस में जा रहा है, दो ऑक्सीजन आइडेंटिकली डीलोकलाइज कर रहे हैं। करेक्ट है, बट इट इज सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो उतनी हायर स्टेबिलिटी जनरेट नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेम चीज अगर हम HCl में कंपेयर करेंगे तो देखो कार्बन में sp हाइब्रिडाइज्ड ओशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ रही है, बट कार्बन माइनस है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट एज स्टेबल एज एसिटिक एसिड, और इट इज नॉट एज एसिडिक एज एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखना है कि हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं उसको सिर्फ वर्डिंग्स में मत रखिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए कि हम कर क्या रहे हैं। सो बेसिक एम इज प्लस चार्ज माइनस चार्ज स्टेबलाइजेशन, पूरी जीओसी इसी पे डिपेंडेंट है। इन्हीं को समझाने के लिए हम लोग एरोमेटिसिटी, परसेंटेज एज कैरेक्टर, डांसिंग रेजोनेंस, बैंड बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट यूज करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीसोमेरिक इफेक्ट। बट अल्टीमेट एम ऑफ एवरी प्रोसेस इज व्हाट? कि जो चार्ज है या जो डी मूवमेंट है उसे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। गॉट इट? अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ, बट सब लोग इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, अभी क्वेश्चंस में भी ये चीज बार बार रिफ्लेक्ट आउट होगी। स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो थोड़ा सा ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन में है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे चलते चले जाएंगे। सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू कंपेयर। थोड़े शुरुआत में फंडामेंटल क्वेश्चंस रखें ताकि आप आसानी से पिकअप कर जाओ, एंड देन वी मूव टू सम ट्रिकी क्वेश्चंस। सो इट्स गिवन अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट आपको समझ आएगा। अच्छा, यहीं पे एक और कंसेप्ट भी होता है, वो भी आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। तीन टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है स्प्लिट कॉन्जुगेशन, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को ही हम लोग कभी कभी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोकेशन से ज्यादा दूर तक डीलोकलाइज हो रही है ना, सिंगल रो, इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जो हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। एक कॉन्जुगेशन अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है और दोनों जगह उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं स्प्लिट कॉन्जुगेशन, जो सेकंड नंबर स्टेबिलिटी देता है। और थर्ड केस होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब आइदर और की सिचुएशन है, आइदर रेजोनेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड और रेजोनेंस फ्रॉम राइट साइड, बोथ कैन नॉट बी पॉसिबल साइमल्टेनियसली, मींस स्टेबिलिटी थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्प्लिट कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट नॉट एज दैट मच, इट इज लाइक इंक्रीज बाय एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आई होप आप बात समझ गए। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और स्प्लिट और क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब डिफरेंस समझ में आ गया? मैं एक एग्जांपल चाहे तो लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज है, और इसको मैं इन दो सी डबल बॉन्डों के साथ डीलोकलाइज करा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट कॉन्जुगेशन। दिस इज स्प्लिट। स्प्लिट मतलब माइनस चार्ज दो तरफ मूवमेंट में जा रहा है। बट सपोज करो इसी केस में मैंने एक सी डबल बॉन्ड ओ करा और इस तरफ एक ऑक्सीजन लगा दिया। लेटेस्ट से मैंने एक सी डबल बॉन्ड ओ लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाया, और यहाँ एक माइनस चार्ज लगा दिया। अब यहाँ पे अब और भी कोई ग्रुप लगा दो चलेगा। लेट अस से दिस इज द केस। तो अब क्या हो रहा है कि हमें जिस सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करना है, विच इज दिस वन, तो उसके पास दो चॉइसेस आ गई। अभी ये माइनस चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज करके जा रहा है, माइनस चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज होके जा रहा है, एक ऑप्शन ये है। बट एट द सेम टाइम इस ऑक्सीजन के पास भी है, तो इसके पास और की चॉइस आ गई, बिकॉज दिस कार्बन माइनस चार्ज विल बी delocalized with C double bond O if this oxygen lone pair of electron is not delocalized. If oxygen lone pair of electron is delocalized, then carbon minus charge delocalization will be inhibited or stopped. Then certainly it is called cross conjugation. और जब क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा तो ये स्टेबिलिटी कम करता है। ठीक है, दीज आर टू बेसिक कंसेप्ट जिन पे रेगुलरली दिक्कत है। अभी आपको जो कॉमन डाउट्स है मैंने उसमें से डिस्कस करने से ये चीज निकाली। अभी क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। So you can see in the first case, it is like extended conjugation. I hope आप समझ पा रहे हो। extended conjugation does mean मैंने इस प्लस चार्ज से डीलोकलाइजेशन स्टार्ट करा, और देखिए यहाँ तक पूरा मूवमेंट में आएगा। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी से इससे कोई लेना देना नहीं है। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले रिंग में डीलोकलाइज है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट डिलोकलाइज इन द रिंग वाला केस नहीं है। सो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, बट उस एरोमेटिसिटी का कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज बेसिकली डिसाइडेड बाय, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, दिस पॉजिटिव चार्ज इफ विल मूव ऑन दिस साइड, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आएगा तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा और फिर रिंग में डीलोकलाइज कर जाएगा। इन दिस केस ऑल्सो सिमिलर सिचुएशन इज देयर, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज फ्रॉम दिस लोकेशन। बट अगर हम फर्स्ट और सेकंड का केस कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो एच और आएंगे, विच विल हेल्प इन हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो केस नंबर वन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो केस नंबर वन में क्या हुआ, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुआ। पहले सारे टर्म ठीक से लिख लेने होते हैं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, सिंपली कॉन्जुगेशन मत सोचिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, दो टर्म एक साथ काम कर रहे हैं। सेकेंड वाले केस में केवल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। और थर्ड वाले केस में अगर आप देखोगे तो केवल बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का स्कोप खत्म। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से मूव करते हो, अगर आप डीलोकलाइजेशन लिखोगे तो यहाँ तक जाएगा, बट ये इस पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा। इधर इन्वॉल्व होगा तो फिर इधर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसके पास यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी चीज। वंस इट इज स्प्लिटेड तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जानी है। सो ऑर्डर विल बी 1 2 एंड 3। दिस विल बी योर आंसर। समझ गए? तो सेकेंड केस में अगर आपने डिस्कस करना है तो ये आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। आप में से कुछ लोग थर्ड वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो तो इट विल बी गुड फॉर यू। जिनको नहीं थोड़ा समझ आ रहा है वो इस चीज़ को एक बार करके देख सकते हैं, या आप बोलो तो मैं भी लिख के दिखा सकता हूँ, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट अगर आप चाहो तो अपने आप लिख लो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी बात समझ में आएगी आपको। एंड ऑर्गेनिकली एक और रूल याद कर लीजिए, द मोर यूल राइट मोर इट विल बी क्लियर टू यू। जितना भी लिख लोगे एग्जाम में उतना कम लिखना पड़ेगा। सो इन दिस केस दिस इज वन मूवमेंट, सेकेंड इज दिस मूवमेंट। मैं दो मूवमेंट एक साथ लिखे देता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। इवन थर्ड मूवमेंट ऑल्सो इफ आई राइट, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है पहले। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्किप करके डायरेक्ट चौथा वाला लिख रहा हूँ, सो दैट मैं आपको बात को समझा पाऊँ। सो इट इज लाइक, सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना है, फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है? आफ्टर दिस इफ यू नोटिस देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, या तो मैं स्पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करूँ या स्पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करूँ। सो नाउ पॉजिटिव चार्ज है स्प्लिट ऑप्शन, दैट मीन स्टेबिलिटी डिक्रीज्ड। सो आंसर विल बी 1 2 एंड 3। 1 एंड 2 में डायरेक्टली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक बार डीलोकलाइज करना स्टार्ट करते चले जाओगे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन दिखेगा। एंड इफ यू विल कंपेयर हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन 1 एंड 2, तो वन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। डोंट कंफ्यूज विद दिस बॉन्ड, वो मैंने एच लिखने के लिए समझाया। सो इट विल गिव यू हाई स्टेबिलिटी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अब जो मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया वो देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। In this question is asked, among the following compound is are having lower pKa value than benzoic acid. So first of all एक Ka वैल्यू का कंसेप्ट आप सब लोग समझते हो। pKa की वैल्यू जितनी हायर होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज pKa मोर का मतलब Ka लेसर, Ka लेसर मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। सो लोअर वैल्यू ऑफ pKa मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड चेक करना है मुझे। So if you'll see here we are comparing with benzoic acid, so C6H5COO minus, ये इसका conjugate base बनेगा। If I'll compare it with formic acid C6H5CO minus, now it is a tricky case. Why it is tricky case? अब देखो, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा बेंजीन माइनस आई अप्लाई कर रहा है, बट नोटिस इट केयरफुली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये तो उसका आइडेंटिकल रेजोनेंस हुआ जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, बट इस आइडेंटिकल रेजोनेंस को अफेक्ट कौन कर रहा है, बेंजीन रिंग। इस आइडेंटिकल रेजोनेंस को अफेक्ट कौन कर रहा है, बेंजीन रिंग। जबकि फॉर्मिक एसिड में ये चीज नहीं हो रही है, आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन काम कर रहा है, इजिली इलेक्ट्रॉन मूव करके दोनों ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, विल गिव यू हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। सो फॉर्मिक एसिड हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यही चीज देखो पिक्रिक एसिड पे अप्लाई करो। अब पिक्रिक एसिड थोड़ा ट्रिकी केस है। पिक्रिक एसिड में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इट इज लाइक, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसका हमने कॉन्जुगेट बेस लिखा। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है वो मूव करके तीन ऑक्सीजन के पास पहुंच रहा है जो NO2 से बॉन्डेड है। तो सिंपली डीलोकलाइजेशन नहीं देखना है, ध्यान से ये देखना है डीलोकलाइजेशन हो कैसे रहा है। तो अब अगर ये मैंने पिक्रिक एसिड लिखा, जस्ट नोटिस इट केयरफुली, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मूव करके ये इधर मूव करी और लास्ट में इसके पास मूव कर जाएगी। सो अल्टीमेटली मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे देता हूँ आपके लिए, बाकी आप अपने आप ट्राई करिएगा। एंड देन यू नोटिस मैं पोजीशन मार्क कर दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पहुंचेगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, जिनको आइडिया नहीं है वो एक बार जरूर करके देखेंगे, और एल्स आपको हमेशा कंफ्यूजन रहने वाला है। जस्ट नोटिस कि जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज था वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, सीट। दिस माइनस चार्ज हैज मूव टू
नेक्स्ट ऑक्सीजन। ओके। क्लियर। So minus charge has moved from one oxygen to another oxygen. That means stability enhanced. और ऐसा अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो दिस कैन बी डन विथ ऑल ऑक्सीजन। अभी ये चीज चेक करोगे तो इस ऑक्सीजन के पास भी ये माइनस चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन के पास भी माइनस चार्ज आएगा। सो मोर डीलोकलाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माइनस चार्ज हैज मूव टू ऑक्सीजन, सो इट हैज बीन शेयर्ड बाय फोर ऑक्सीजन एटम। तो अगर आप इस डीलोकलाइजेशन पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा दैट माइनस चार्ज स्टेबलाइज बाय फोर डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू कंपेयर द पीके वैल्यूज विच मींस सर अगेन द सेम थिंग। तो जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट मुझे समझाना है कि आपका जो डीलोकलाइजेशन है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, बस ये चेक करो। सो इट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन, ये आपको चेक करना है। ठीक है। सर आप प्लीज ये पार्टिसिपेंट्स के लिए एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए। डाउन कर दे रहा हूँ एक मिनट बस। थोड़ा आपको खुद ही नहीं करना चाहिए वैसा, बट ठीक है, आई डू इट। ओके। सो नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व। सर जो एरर क्वेश्चन था ना, उसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है सर, उसमें एक चीज पूछनी थी। उसमें हम्म। एक CH3 है, उधर बेंजीन अटैच है। तो जस्ट है में इसमें सर CH3 COOH है, एंड उसमें बेंजीन COOH है। अगर सर हम्म। H+ रिलीज करने के बाद बेंजीन नेगेटिव चार्ज लेके वो मतलब COH बेंजीन से नेगेटिव चार्ज लेके दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लेके अनस्टेबल हो सकता है। एंड सी वाले ऑप्शन में केस अगर देखेंगे तो उसमें वो COOH वो केस नहीं कर सकता ना, तो मतलब उस हिसाब से सी ज्यादा एसिडिक मतलब क्यों नहीं रहता है सर? CH3 का प्लस आई करेक्टर काम करेगा, प्लस आई करेक्टर काम करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी। CH3 का प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे जैसे ही प्लस आई करेक्टर काम करा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अप्लाई हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाती है। नहीं सर, मतलब ये जानना था कि जो जीन तो सर डायरेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक पे तो इलेक्ट्रॉन ही COOH में दूसरे पर भी इलेक्ट्रॉन माइनस दे देगा ना, क्योंकि बेंजीन देखिए जिसको अनस्टेबल करता है, जैसे कि सर हम लोग पढ़ते हैं ना, बेंजीन की जो अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बिगर ग्रुप हो तो उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बेटा आप बेंजोइक एसिड कंफ्यूज में। करो, बेंजीन की दूसरी ग्रुप पोजीशन ही नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। ऑर्थो पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप ही नहीं ना, एक ही ग्रुप है। जब ऑर्थो पे कोई नहीं दूसरा सर ग्रुप। मतलब नहीं, उसमें सर कंपैरिजन करते हैं ना क्वेश्चंस में, अगर ऑर्थो पे कोई दूसरा ग्रुप होता है जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि बेंजीन जो वो ऑर्बिटल्स वो होती है ना, वो बेंजीन से उसका डायरेक्शन करेक्ट, में चली बेंजीन जाती से है। उसका रेजोनेंस का इफेक्ट कम करता है। बट में हाँ बेंजीन ये से सर। रेजोनेंस इफेक्ट तो यहाँ कम ज्यादा करने का लॉजिक ही नहीं है। बेंजीन का इफेक्टिवली माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा होता है। प्लस एम करेक्टर या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला ग्रुप भी काम कर रहा होता है, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन अप्लाई करेगा, आइडेंटिकल रेजोनेंस है। बट C6H5 का इफेक्टिवली माइनस आई इफेक्ट काम करता है। अगर हम एसिटिक एसिड से कंपैरिजन करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट का रोल रहेगा, बिकॉज ऑफ विच बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। सर एक यही डाउट है चीज ऑर्थो इस नाइट्रोफिनॉल में भी होगी, वो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज एक जगह जाके शेयर करेगा, बट इट इज नॉट मोर देन दैट। सो अगर एक से ज्यादा जगह माइनस चार्ज स्टेबलाइज करा दोगे तो दैट इट इज मोर एसिडिक। यस। ठीक है। सर एक डाउट है। बोलते चलो। अभी सर आगे वो वाले लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डाउट वैसे अगर लास्ट में एक साथ पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लाइक बाकी लोगों के लिए ओके कंफर्टेबल सर, रहेगा। ओके। है ना? मार्क करते चलो आप, लास्ट में एक साथ डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसमें क्या होता है जिन लोगों को लीव करना होगा लेक्चर वो लीव कर जाएंगे और हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। सो इस क्वेश्चन में देखो सेम लॉजिक है, आपको पीके वैल्यू कंपेयर करनी है लिस्ट के साथ। तो लाइक बिगिन। तो लिस्ट टू में देखिए बेसिकली अब इसमें भी वही कंसेप्ट है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि आपको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन या पीके वैल्यू कंपेयर करनी है तो सेम लॉजिक, पीके ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो अब यहाँ पे भी देखो जो CH है अगर उनके सबके माइनस चार्ज में एक साथ लिख दूं तो जस्ट नोटिस कि माइनस चार्ज डीलोकलाइज होकर जा कहाँ कहाँ पे रहा है। अगर वो चीज अगर आप ध्यान से नोटिस कर लोगे तो क्वेश्चन एक बार में समझ में आएगा। सो दिस इज CH3CO और ऐसे मैंने तीन ग्रुप ले रखे हैं और ये कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है। So definitely all of you can see this minus charge will be delocalized to carbon और वो माइनस चार्ज फाइनली ऑक्सीजन के पास जाएगा। सो थ्री ऑक्सीजन आर गोइंग टू स्टेबलाइज इट। राइट। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं इस चीज को मार्क करूंगा तो जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसे मुझे डिस्कस करना है, एंड दैट ग्रुप वी हैव 3 NO2।
तो मैं NO2 को थोड़ा सा ओपन अप करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप रिकॉल कर पाओ। सो वी हैव 3 NO2 ग्रुप लाइक दिस, एंड इफ आई गेट माइनस चार्ज ऑन हियर, ये नाइट्रोजन पे मूव करने के बाद ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा, राइट। एंड सिंस नाइट्रोजन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी इसकी हेल्प करने वाला है। तीसरा पार्ट देखो जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है, अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। अगर ये मैं माइनस चार्ज लगा दूंगा और यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग होगी, तो आप पाओगे कि सर माइनस चार्ज डीलोकलाइज होकर 9 लोकेशन पर मूव कर रहा है। सो मोर नंबर ऑफ पोजिशन आर नॉट इंपॉर्टेंट, बस यही चीज मुझे सिखानी है आपको। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आप कोई एडवांस का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। नाउ इन दिस केस इफ यू विल सी माइनस चार्ज, तो यहाँ पे भी देखो डीलोकलाइजेशन तो सेम है, 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन का इफेक्ट काम करेगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ध्यान, बहुत ध्यान देना होता है 2-3 बातों पे। अभी मैंने एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व नहीं करी, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली आसान है, बट अभी कंसेप्ट सिखाना है इसलिए समझाना है। तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस पे कभी ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे देना है? आइडेंटिकल रेजोनेंस पे। ठीक है, समझ आई सबको ये बात? अब देखिए, अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी जनरेट हो रही है? बी वाला। मैं इनकी जरा पोजीशन भी साथ साथ मार्क कर दूं। सो लेट मी मार्क, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, this is option C, and this is option D. Okay, so now B is one of the most acidic group, so it will have lowest pKa value। तो इस लिस्ट में लोएस्ट पीके वैल्यू 0 दे रखी है मुझे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पीके माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के है, तो के वैल्यू 0 नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो आप डील कर लोगे। थोड़ा फिजिकल का पार्ट है, बाद में डिस्कस करा दूंगा, यानी पहले चैप्टर में और अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट विल बी ए, एंड तो ए विल हैव सर ए हायर और बी में कैसे कंपेयर करा? थर्मल। ए और बी में कैसे कंपेयर करा? माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे शेयर हुआ इन बोथ द केसेस, यस सर। और NO2 के केस में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ रहा है ना, उसको भी नाइट्रोजन हेल्प कर रहा है स्टेबलाइज करते हैं। फाइन जबकि CH3CO ग्रुप में यहाँ पे कार्बन है हमारे पास पैरेलल में, तो वो उसके माइनस चार्ज पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी जिम्मेदारी होगी। NO2 के केस में माइनस आई माइनस एम दोनों बहुत ज्यादा होता है, अगर सिंपल टेक्निकल वर्ड में बताऊं तो। अगर डायरेक्ट लॉजिक से समझ रहे हो तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आया, नाइट्रोजन उसकी और हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसके दूसरे साइड पे भी एक और ऑक्सीजन है। CH3CO ग्रुप में CH3 का प्लस आई कैरेक्टर ऑक्सीजन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जो माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, जो CO पे माइनस बनेगा। सो इन दिस सर केस सी एच बी। थ्री का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखेंगे सर? इसका CH3 का। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन पे लगाते हैं, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कार्बन आयन के केस में ना तो हमारे पास पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ना ही हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ओ हाइपर कॉन्जुगेशन है, ओके, ऑपरेट ही नहीं होगा। तो अंडरस्टूड कार्बन सर। आयन पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट ही नहीं करना कभी गलती से भी। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑपरेबल एट कार्बोकेटाइन एंड एल्कीन स्टेबिलिटी। वो भी क्वेश्चन आएंगे तो ओके डिस्कस सर। करेंगे। सी सर वाला पार्ट जो है, हाँ बेटा। सर लेकिन CCl3 अगर ग्रुप रहेगा तो माइनस H इफेक्ट तो आएगा ना? वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अभी एक सवाल है लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इट्स नॉट द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। अभी आएंगे सब क्वेश्चन, सब फॉर्म कवर कर रहा हूँ, परेशान मत हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस इसीलिए मैंने कहा हैप्पीजर्ड मत करो। मैं इसीलिए एक सीक्वेंस से एक प्रोसेस से सिखा रहा हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं करो। जीओसी का एक ही प्रॉब्लम है, हमें 100 टर्म पता है और ये नहीं पता अप्लाई कौन सा करना है। हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा अगर मैं आंसर बता दूं, आंसर नहीं बताऊंगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, इसलिए मैं साथ साथ आंसर देते हुए चल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा जल्दी पिकअप कर पाओ। अदरवाइज एक्चुअल सवाल में आंसर भी नहीं होगा, तो आपको बहुत थॉट प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप आंसर के थ्रू उसको वेरीफाई करते चलो, तो इट विल बी क्विक। ध्यान रखना है, जीओसी का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा ये समझना है, और वही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जहां मूव करके गया उस पोजीशन पे स्टेबिलिटी चेक करो। कार्बन का माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे गया, दैट बिकम्स मोर स्टेबल। अभी इसी में मैंने कहीं ऑक्सीजन से सल्फर लिख दिया होता ना, तो ये सब इफेक्ट खत्म हो जाते। वो सल्फर जहां पहुंचता है वहां सबसे ज्यादा एसिडिक कर देते सीधे, डायरेक्ट सोचते ही नहीं उसके बारे में। डीलोकलाइज होकर अगर सल्फर पे माइनस चार्ज पहुंच जाता है ना, तो दैट इज मच मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। तो अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में आगे डील करता हूँ। तो हमारा बी पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, तो पीके वैल्यू मैंने उसके लिए 0 कर दी। नेक्स्ट एसिडिक इज ए, ए के लिए नेक्स्ट पीके वैल्यू लिखूंगा तो वो इस ऑप्शन के हिसाब से 6 है। और सी वाले ऑप्शन के केस में मैंने लिखा लीस्ट एसिडिक है, क्योंकि माइनस चार्ज कार्बन पे ही रहने वाला है, तो इसके लिए सबसे हायर वैल्यू ऑफ पीके आएगी, तो यहाँ पीके वैल्यू 32 लिखेंगे।
और जो डी वाला एक्सक्यूज मी पार्ट है सर। उसका क्रॉस कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो ए और बी से कम होगा, एसिडिक होगा, तो उसकी पीके वैल्यू हायर होगी, तो दैट विल बी क्लोज टू 9। तो अब मैं अगर ऑप्शन मार्क करूंगा तो ए आर, एंड बी इज लेट्स से पी, सी इज एस, एंड डी इज क्यू। ठीक है। ए और डी में सर क्रॉस रेजोनेंस से कंपैरिजन किए हैं क्या? ए और डी में? हाँ, ए और डी में, ए डी में क्रॉस कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो डेफिनेटली वो ए से कम एसिडिक हो जाएगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू। सर क्रॉस कॉन्जुगेशन में इंटरफेरेंस सिर्फ रेजोनेंस का लिया जाता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन को आप ऐसे समझो, मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, इट्स को लाइक सेलर एंड बायर कंसेप्ट से समझो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। लेट अस से यू हैव टू बाय अ प्रोडक्ट एंड इट इज अवेलेबल विद टू सेलर्स, सो डेफिनेटली यू आर इन अ स्टेट टू बार्गेन, यू विल बी इन अ विनिंग पोजीशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट कॉन्जुगेशन, मतलब आपके पास दो चॉइस है। ओके। सेकेंड केस, सपोज करो एक सेलर के पास एक पॉइंट है और हम दो बायर पहुंच गए, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब सेलर के हाथ में पोजीशन आ गई, वो कॉस्ट बढ़ा सकता है। सो क्रॉस ओ। कॉन्जुगेशन इज अ काइंड ऑफ थिंग वेयर देयर इज वन सेलर एंड टू बायर। सो दिस सी डबल बॉन्ड अंडरस्टूड। ओ जिससे रेजोनेंस करना है, इसके पास दो चॉइसेस हैं। वो कार्बन माइनस के इलेक्ट्रॉन को भी डीलोकलाइज कराने में हेल्प कर सकता है, विच इज दिस वन, और वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी डीलोकलाइज करने में हेल्प कर सकता है। तो वो हाँ इफेक्टिवली क्या कर रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है कार्बन माइनस चार्ज को डीलोकलाइज करने में। हाँ, यस सर। सो इन दैट केस डेफिनेटली स्टेबिलिटी विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। मतलब अभी देखने में अंडरस्टूड। तुम्हें 6 और 9 का डिफरेंस दिख रहा है, बट 10 पावर -9 और 10 पावर -6 का डिफरेंस है, 1000 टाइम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई है। हाँ। नाउ दिस क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट पे चल रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, आपको करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखना है। अब अभी तक देखो हम लोग, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कंसेप्ट बोला था कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगाते हैं, व्हाट्स द इम्पैक्ट। सो नोटिस इट केयरफुली, दो बातें एक साथ सिखाने वाला हूँ इसी क्वेश्चन से। सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगा, विच इज अ बल्कियर ग्रुप, ध्यान रखना है बल्कियर ग्रुप। सेकेंड थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स वाले एलिमेंट्स में अप्लाई करते हैं, या बल्कियर ग्रुप होना चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल होना चाहिए, देन इट इज ओनली एप्लीकेबल। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज, इन दिस केस जो आपका Cl है, अगर मैं उस ग्रुप के डिस्कशन की बात करूं, तो वो C डबल बॉन्ड O को आउट ऑफ प्लेन करेगा, एंड इस इफेक्ट को हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। So because of SIR effect, this COO minus will move out of plane of benzene ring. So cross conjugation effect significantly decrease करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ बहुत टेक्निकल होता है, अगर लॉजिकली किसी से बोला जाए कि रेजोनेंस डिक्रीज कर गया है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो बहुत बुरा लग जाएगा आपको कि सर ऐसा कैसे हो गया। पर ध्यान से समझना है कौन सा रेजोनेंस कम हुआ है, बेंजीन का सीओ ग्रुप के साथ, यानी क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिक्रीज किया है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न इट एज एन ऑर्थो इफेक्ट, मैं उसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट से आप एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते, सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिक्कत देंगे, स्पेशली एडवांस लेवल पे। मेंस लेवल पे उतना चैलेंज नहीं है, तो अगर आप ऑर्थो इफेक्ट याद रखते हो तो ठीक है, बट बहुत प्रिसाइसली SIR इफेक्ट समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये उसका ब्रॉडर वर्जन है। तो जैसे ही Cl ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आया, SIR इफेक्ट लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली हायर कर जाएगी। सो इन दिस केस आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। रीजन क्या है सर इंक्रीज करने का एसिडिक स्ट्रेंथ एस आई SIR आर इफेक्ट इफेक्ट इट्स में? कॉल्ड स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, अगर पूरा टर्म लिखना है SIR इफेक्ट, स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जो COO ग्रुप का माइनस चार्ज था, वो आइडेंटिकल रेजोनेंस कर रहा है अपने दूसरे ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज ऑफ दिस Cl ग्रुप, जो कि मेरा बल्कियर ग्रुप है। अब ये बल्कियर ग्रुप है अगर, तो ये ग्रुप COO ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देगा, आउट ऑफ प्लेन करेगा तो बेंजीन के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट केस में देखो, मैंने Br और F लगाया है, आप में से ज्यादातर लोग समझते होंगे, अगर हम किसी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, पैरा पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो और इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों इफेक्ट काम करते हैं। सो Br ग्रुप एट मेटा पोजीशन, तो उसका -I इफेक्ट काम करेगा, और फ्लोरीन एट पैरा पोजीशन में उसका -I प्लस M इफेक्ट काम करेगा। ऑल दो हेलोजेंस के केस में -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो प्लस M को सुपरसीड करते हुए -I डोमिनेट करेगा, स्टिल एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, लेकिन Br के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि Br का केवल और केवल -I ऑपरेट कर रहा है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा। सो आवर ऑर्डर विल बी 2 3 1 4। ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा, कंसेप्ट इज क्लियर। फर्स्ट सर जो केस में, ऑप्शन नंबर वन। सेकेंड वाले केस में हमारा, मैं इफेक्ट लिख देता हूँ ध्यान से। तो जो हमने सेकेंड मॉलिक्यूल लिख रखा है, उसके केस में आपका SIR इफेक्ट काम कर रहा है,
थर्ड मॉलिक्यूल के केस में केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। फर्स्ट वाले केस में माइनस आई प्लस एम काम कर रहा है और माइनस आई डोमिनेटिंग होता है। हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, दैट्स व्हाई हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कंसेप्ट पता होगा तो ऑल ऑफ यू नो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजेंस का रोल क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि माइनस आई डोमिनेट करता है, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ प्लस एम करेक्टर। सो हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो फ्लोरीन का सर माइनस आई ऑप्शन नंबर इफेक्ट वन, बेंजोइक एसिड से सर जो ज्यादा ही ऑप्शन एसिडिक। नंबर वन, सर ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री में अगर हम फ्लोरीन को थ्री में डाल वो इनकी मतलब फ्लोरीन को बीआर वाली पोजीशन दे दे और बीआर को ऑप्शन नंबर वन में फ्लोरीन वाली पोजीशन दे दे तो बीआर के पास वैकेंट ऑर्बिटल आएगी। तो सर उस इफेक्ट से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जो सर अब बीआर के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है लेके उसके अपने ऑर्बिटल्स में ले जाए। ऑर्बिटल से फर्क नहीं पड़ता बेटा, जितना भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है ऑर्बिटल का मूवमेंट समझो ना। एक्चुअली में आप लोग सिर्फ टर्म सुनते हो, ध्यान से नहीं समझते। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल यहाँ रख दो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के थोड़ी नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे होता है, एडजेसेंट एटम पे होता है, कहीं भी नहीं हो सकता। इट इज इलेक्ट्रॉन विच हैज टू मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हवा में नहीं चलती। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के पैरेलल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं कर सकता। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने और डिस्कस करना है, वही बताऊंगा। 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, इनकी स्टेबिलिटी में भी आप कंपेयर कर रहे थे तो सेम लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज थ्रू ऑर्बिटल्स। तो आपने बगल में कोई एलिमेंट लिख दिया तो उसके ऑर्बिटल की डिस्टेंस भी तो देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अपने को थोड़ी कर जाएगी। दैट मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, उसको हम लोग पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं जो आप बोल रहे हो, बट वो एडजेसेंट पोजीशन पे जब होगा तब काम करेगा। फ्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो फ्लोरीन अगर सीएल की जगह लगाओगे तब भी SIR इफेक्ट काम नहीं करेगा। अभी अगले क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। फ्लोरीन इज स्मॉलर ग्रुप, साइज छोटा होने की वजह से वो उतनी हिंड्रेंस नहीं कॉज कर पाता है कि उस ग्रुप को हटाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इट इज लाइक, मैं इसको कभी कभी ऐसे समझाता हूँ जैसे एक एलिफेंट खड़ा और उसके नीचे से एक डॉग निकल जाए, तो उसने हिंड्रेंस नहीं कॉज करी, वो अपने आराम से ऐसे निकल जाएगा। बट अगर उसी के नीचे एक जिराफ आ जाएगा तो जिराफ नीचे से नहीं जाएगा, वो हाथी को हटाएगा तब चलेगा। तो हिंड्रेंस कॉज करने के लिए ग्रुप का साइज इंपॉर्टेंट होता है, केवल ग्रुप नहीं देखना है। समझ में आ रही बात? नहीं तो जहां CL लगा अगर वहां F लगा दोगे तो F की वजह से कोई हिंड्रेंस कॉज नहीं होगी, वहां SIR इफेक्ट नहीं काम करता। BR की जगह F लगाओगे तो माइनस आई डोमिनेटिंग हो जाएगा, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू BR, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और एनहेंस करेगी। तो वो भी मैं भी क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करिए। नाउ कम टू अ बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन। लेट अस से वील टेक दिस मॉलिक्यूल, इसमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो मैंने 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन मार्क कर रखे हैं, एक बार फटाफट देखिए और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए। देखो अगर ज्यादा चैलेंजेस होंगे तो आई ट्राई कि हम आपके लिए एक और थोड़ा सा या तो रिकॉर्डेड लेक्चर या एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको समझाऊं कि आपको कुछ और कंसेप्ट बता दूं। अभी कोशिश करिए कि मतलब जिन क्वेश्चन रेंज में हम डिस्कस करें उनको कवर कर लें। एक्स्ट्रा कंसेप्ट पूछोगे देन वी कैन डिस्कस। आप कंसेप्ट डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा, पूरा चैप्टर भाई उतनी आसानी से नहीं जाएगा। सो इफ देयर इज सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रॉब्लम वी विल डेफिनेटली लाइक पुट सम मोर एफर्ट्स टू डू दैट। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्ट बढ़ाना है, एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं डिस्कस करना है, वो किसी बाद में डिस्कस कर लेंगे। कॉमन थिंग्स पे पहले वर्कआउट करना है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 को आपको डिस्कस करना, अब एक एक करके सारे लोन पेयर्स पे ध्यान दे लो सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ थर्ड पे वाला हुआ क्या? आंसर बता दूं। नहीं, थर्ड वाला आंसर होगा क्या? ग्वानिडीन टाइप करना है कुछ? बेटा और 34215। राइट, ट्राई टू राइट द ऑर्डर हर केस में, मतलब आप चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम भी बता दोगे तो भी मेरा काम चलेगा, बट इफ यू राइट जी द जी। ऑर्डर इट विल बी गुड। तो ट्राई सर टू थ्री राइट द फोर ऑर्डर टू ऑफ फाइव एसिडिक्स प्लीज ऑर्डर। मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करेंगे तो वही समझ से 3 मैक्सिमम आ रहा होगा और 5 मिनिमम आएगा। यस यस सर। वैसे करना है, अदरवाइज आप ऑप्शन ट्राई करो। मैं सारे सिखाना चाह रहा हूँ, बस बेसिकली इसमें पूरा कंसेप्ट बताना है आपको। सो लेट मी स्टार्ट। अगर मैं सबसे पहले नाइट्रोजन के लोअर पेयर को डीलोकलाइज कर रहा हूँ 1 में, so with this delocalization you all can notice it is in resonance with this oxygen. In case of 5, nitrogen lone pair is in delocalization with 2 oxygen. In case of 2, nitrogen lone pair of electron is delocalized in such a manner that minus charge will reach to third one.
and fourth nitrogen is basically sp2 hybridized, but in that case also, if oxygen lone pair of electron is delocalized, minus charge will reach to 4. Clear? Now there are two, three important phenomena which should be known to you. Lone pair donation capacity is higher for nitrogen as compared to oxygen. So first part which you should notice in this question is lone pair donation. आई होप राइटिंग इज क्लियर, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा. सो लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का रूल है. तो अगर मैं 4 और 3 को कंपेयर कर रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे कि इस डीलोकलाइजेशन में पोजीशन नंबर 4 पे जो नाइट्रोजन है और पोजीशन नंबर 3 पे जो नाइट्रोजन है, दे विल गेट नेगेटिव चार्ज इन डीलोकलाइजेशन. So once they'll get negative charge, their electron pair donation capacity becomes higher. Position number 1 and 5, जो पोजीशन नंबर 1 and 5 है, और पोजीशन नंबर 2 स्पेशली, पोजीशन नंबर 1, 5 and 2, ये 3 लोकेशन अगर आप मार्क करोगे तो इनमें डीलोकलाइजेशन की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर मूव कर जा रहा है तो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. Once the lone pair of electron nitrogen move, it will get positive charge. सर थर्ड और फोर्थ में इस तरह से बोल सकते हैं कि थर्ड के जस्ट बगल में sp3 कार्बन है तो प्लस आई इफेक्ट हायर होगा नहीं नहीं इन नहीं नहीं कंपैरिजन टू नहीं 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 नहीं, स्टॉप 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 स्टॉप. इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना छोड़ दो, मतलब अगर बहुत अच्छे से बताऊंगा तो मैं कहूंगा एडवांस पेपर कभी मत लगाना. इंडक्टिव इफेक्ट इज सिंपली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. आप ऐसे समझो कि मैं एक सीट पे बैठा हूं और 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से पोजीशन खिसक जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा एंट्रेंस पे. हमेशा डीलोकलाइजेशन को बहुत प्रेफरेंस देनी है. इंडक्टिव इफेक्ट सबसे आखिरी टूल होता है एग्जाम में अप्लाई करने वाला, बिकॉज उसका सबसे कम इम्पैक्ट होता है, सबसे कम इम्पैक्ट. जो 2 और 3 का केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है. अगर आपको ग्वानिडीन का केस पता हो, नहीं तो बाद में स्टडी कर लेना, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए. बेसिक स्ट्रेंथ में ग्वानिडीन केस बहुत इंपॉर्टेंट. एडवांस का पेपर देखो, भरा पड़ा है पेपर. ग्वानिडीन बिना वो टैकल ही नहीं करते. ग्वानिडीन केसेस वही जो 2 और 3 या 4 पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. 2 और 3 को अगर मैं अलग से बना के दिखा दूं, केवल यहाँ पे ध्यान से देखो और लिखने की आदत डालो. मतलब अगर इस तरह के सवाल टैकल करने, यू मस्ट बी इन अ स्टेट टू राइट. मैं अगर 2 और 3 की पोजीशन समझाऊं आपको तो देखिए 2 और 3 ऐसे है, बाकी बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइज कराया आपने, तो ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा. ये नाइट्रोजन है, ये मूवमेंट हुआ, यहाँ नाइट्रोजन आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये प्लस चार्ज आया, ये माइनस चार्ज आ गया. अब एक नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया तो उसके इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है. देखने से ऐसा लगेगा कि थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है. वो उल्टा रहा एकदम, थर्ड पोजीशन बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट हुई जा रही है. सेम चीज फोर्थ पोजीशन पे भी आपको लगेगी, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, एस कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. नो. व्हाट्स द रीजन? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूव करा के नाइट्रोजन को माइनस चार्ज दे दे रहा है. अब जब नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो गई. सो बेसिक स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर लिखेंगे तो थर्ड विल बी मोस्ट बेसिक हियर, उसके बाद सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट विल बी फोर्थ. आगे बताएंगे, मैंने 2 आइडिया तो बता दिए आपको. इसके बाद 1 और 5, ये 2 तो मैंने पहले ही बता दिए. 5 लीस्ट आएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसमें प्लस चार्ज आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. 1 के केस में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, राइट. और 2 वाले केस में नाइट्रोजन के लोन पे अगर नाइट्रोजन माइनस चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज ज्यादा देर स्टेबलाइज करेगा, तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज ज्यादा देर स्टेबलाइज करेगा. सो नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ विल बी 2, देन 1 एंड देन, so 3, 4, 2, 1, 5 will be the answer. अगर क्रॉस चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी लेक्चर के बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग. देन आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन फॉर यू, या अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप कर लीजिए, मुझे कोई चैलेंज नहीं है. अदर स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ. वेयर थोड़ा सा बॉन्डिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन में, तो उसको एक बार क्विकली करके देख लीजिए. आई विश इट इज क्लियर. सर सी है क्या आंसर? नहीं, इसका आंसर तो बी है.
विस्कोसिटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सर इसका बेसिक साइज वॉन डेर वाल फोर्स से लिंक क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉन डेर वाल फोर्सेस। वॉन डेर वाल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर कंसेप्ट मार्क करना है तो वॉन डेर वाल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। उसी कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नहीं सर, विस्कोसिटी से मतलब रिलेशन किया था वैन डर वाल डायरेक्शन का। तो जितनी ज्यादा लीनियर जितने ज्यादा ब्रांचेस बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करता जाता है, वॉन डेर वाल फोर्सेस डिक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी डिक्रीज कर देंगे। तो द कंसेप्ट ओवर हियर इज वॉन डेर वाल फोर्सेस आर, उसको आप केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी कह सकते हो, वॉन डेर वाल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये कंसेप्ट है बेसिकली। तो आपने एल्केन के केस में पढ़ा होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, सेम लॉजिक लगा रहे हैं। तो ब्रांचेस बढ़ाने से सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। तो लॉजिक अगर इसी को सिंपल भाषा में लिखना है तो more branches means decrease effective surface area. Effective surface area, decrease effective surface area means decrease intermolecular forces, and decrease intermolecular forces means lesser viscosity. Yeah. Then to the next question. So this one, where you have to find out the more volatile out of it. So more volatile, again same thing, intermolecular forces thing. So deal this question now. Discuss more volatile. So basically in first case you have intramolecular hydrogen bonding because both the OH are on same side. And since intramolecular hydrogen bonding decreases intermolecular forces, so in option A we have intramolecular hydrogen bonding. And because of intramolecular hydrogen bonding, intermolecular forces decreases significantly. Intermolecular forces decreases significantly. And once intermolecular forces decreases significantly means viscosity or volatile character, everything you can discuss in the same parameter. So it will be decreased significantly. So intermolecular hydrogen bonding, intermolecular forces decreases means lesser boiling point और more viscous. अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देते रहना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक से फिजिकल में बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे. लेसर बॉइलिंग पॉइंट एंड लेसर बॉइलिंग पॉइंट मींस मोर वोलेटाइल. अब ऐसे सवाल को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में आसानी से ले जाएंगे. मोर वोलेटिलिटी से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं वहां से. ठीक है, क्लियर. नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर डिस्कशन भी करा, तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन आल्सो हियर इटसेल्फ. दिस द क्वेश्चन, यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन. इनको अभी बहुत ज्यादा मैकेनिज्म का आइडिया ना हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप एडवांस ट्राई कर रहे हो. तो SN1 रिएक्शन का रेट आप सब जानते हो, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज बेसिकली डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. सो आप Cl माइनस हटा के कार्बोकेटाइन लिख लो और फिर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करना है. Although it is very much more related to experimental data. Sir, I think 4, 3, 2, 1. क्वेश्चन है बट माय सजेशन है कि इसको डेटा की बजाय लॉजिक से सॉल्व करके देख लो. डेटा तो मैंने कल बहुत सारे लोगों को देखा. अभी आपको सेम क्वेश्चन कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी कंपेयर करके समझना है. आई विश आप में से ज्यादातर लोग करोगे एक बार फटाफट. फर्स्ट सर पार्ट में अगर आप मिनट करेगा क्या? हाँ बेटा,
डेटा क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा ना, सोचोगे कैसे? ये 3 2 पॉजिटिव चार्ज 4 पहले वाले स्टेट में। बोल रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा क्या यहाँ पे रेजोनेंस को? आपको कैसे पता सर चलता? यह सर सर यह 9 अल्फा फोर्थ में हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो मोस्ट बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने पहले बोला था पहले क्वेश्चंस में जो कार्बोकेटाइन बनाया था। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, कर लो बस एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो तो बता सर दूंगा। ओके सर। सर इसमें सर फोर्थ वाले में इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेंस के, इसलिए हाईएस्ट होगा ना वो। नहीं सर नहीं थ्री ऐसे नहीं। 3 to सर 4 4 देन 2 देन 3 देन 1। आंसर इसका बहुत ही डिफरेंट है, आप आंसर मत गैस करो, मैं बोल रहा हूँ पहले एक बार कंसेप्ट डिस्कस कर लो, पॉजिटिव चार्ज बना लो, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देन इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। और जो मैंने बोला है बहुत हद तक फैक्चुअल डेटा पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर आपको स्टेबिलिटी ही जानना है तो मैं लाइक सबसे पहले आंसर लिख देता हूँ, देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग। सर 3 2 1 4। सर करेक्ट आंसर है जो 2 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन इट इज 3, आफ्टर दैट इट इज 4, देन इट इज 1। ये इसका एक्चुअल आंसर है। अगर सिर्फ आंसर की बात है, अभी डिस्कशन पार्ट स्टार्ट करना है कि हाउ विल हैंडल दिस क्वेश्चन। सर 2 में तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग जाएगा, राइट? नहीं सर, 3 से ज्यादा 2 होगा, क्योंकि वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर सकता है और टर्शियरी बन जाएगा, वहां पे हाइपर कंजुगेशन भी लग जाएगा। मैं डेटा दिखाऊंगा तो आप अभी हार पड़ा जाओगे। तो 3 का रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1,30,000 की रेंज में आता है, और जो 2 का रेट ऑफ रिएक्शन है वो 7,700 की रेंज में आता है। डील इट लाइक एन एडवांस क्वेश्चन, डोंट डील इट लाइक रूटीन क्वेश्चन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन बताऊंगा तो 100 गुने से ज्यादा का अंतर है। मोर कंसेप्ट क्या बल्किंग है ऑफ मैं ए आपको बीटा समझाना चाह कार्बन। रहा हूँ जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बेसिकली इट्स अ बेसिकली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट अप्लाई हो रहा है, बट और एडवांस में कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ भी जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आते, चांस थोड़ा कम है, बट दे मे आस्क, एंड वंस दे लास्ट तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको इस तरह का कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो पहली चीज तो आप सबको ही समझ में आ जाएगी कि फोर्थ और फर्स्ट में तो कोई कंपैरिजन प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो मैं आपको पहले डिस्कशन करके आ रहा हूँ। कि लाइक फोर्थ वाला जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 जो है वो मैक्सिमम का केस आ गया, तो 1 से तो ज्यादा स्टेबल आएगा। 1 में आइडेंटिकल रेजोनेंस ऑपरेट होगा, फोर्थ वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहा है, तो 4 और 1 तो डायरेक्ट क्लियर है, इसमें तो कहीं किसी को डाउट आना है नहीं। आई विश आप समझ गए ये बात तो। यस सर। मेन डाउट जो है वो है 2 और 3 का, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं पहले, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हम लोग रेजोनेंस ऑपरेट करते हैं तो ध्यान से देखना होता है कि जो हम लोग पहले आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑपरेट कर देते हैं, सबसे पहले स्टेबिलिटी उसी से डिसाइड होती है। तो अगर मैं 2 और 3 के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगा तो आप देखोगे दोनों अपने एलाइलिक पोजीशन की वजह से आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जब तक पहला से दूसरे स्टेप तक नहीं जाओगे तब तक अगला स्टेप ऑपरेट ही नहीं होगा। समझ में आई बात? जो पहला कार्बोकेटाइन बन रहा है अगर उसका रेजोनेंस चेक करेंगे तो 3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिखा और 2 का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे लिखा है। तो अगर आप देखोगे 2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आइडेंटिकल रेजोनेंस की तरफ जा रहा है, 3 भी अपना आइडेंटिकल रेजोनेंस की तरफ जा रहा है। बट जब 3 वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है और 2 वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है तो 2 वाले कार्बोकेटाइन के लिए जो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों, वो अपने 6 अल्फा एच को यूज करके इसकी स्टेबिलिटी को एनहेंस कर रहे हैं। 3 वाले केस में बेंजीन अपना रेजोनेंस ऑपरेट करेगा, लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है कि जैसे ही पीएच अपना रेजोनेंस इस कार्बोकेटाइन पे ऑपरेट करेगा वो इस वाले रेजोनेंस को अफेक्ट करेगा। यू कैन से काइंड ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। इवन 2 में भी अगर मैं बहुत अच्छे से बोलूँ तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग है, या इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट उसके डीलोकलाइजेशन इफेक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन 3 वाले केस में बेंजीन वाली साइड से अगर प्लस चार्ज को रेजोनेंस ऑपरेट करा दोगे तो उसको एक तरीके से आप स्प्लिट कॉन्जुगेशन तरह टैकल कर सकते हो। तो एलाइलिक पोजीशन को अगर दो तरफ से डीलोकलाइजेशन मिल रहा है तो वो उसके आइडेंटिकल रेजोनेंस को अफेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम जब प्लस चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो वहां पे क्या हो रहा है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी को भी लॉस करा रहा है, तो प्लस चार्ज उस तरफ डीलोकलाइज होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जबकि सेकेंड वाले केस में CS3 का हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, और इंडक्टिव इफेक्ट भी उसकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है।
पीएच के प्लस चार्ज के रेजोनेंस करने से पीएच की अपनी स्टेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो फ्यूचर में बेंजीन को बहुत अच्छे से टैकल करना सीखो। बेंजीन नो डाउट रेजोनेंस में स्टेबिलिटी देता है, बट वो एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी होता है। तो अनटिल अनलेस किसी ऐसे केस से आप कंपेयर नहीं कर रहे हो जहाँ पे डीलोकलाइजेशन बहुत इन्वॉल्व नहीं है, तब तक इसको लेसर एसिडिटी लेसर स्टेबिलिटी का ही केस काउंट करके चलते हैं। दूध में क्या तो डालते ऑर्डर हो? विल बी 4 and 1। मैंने हम तो पहले ही बताया कि थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं देखो, बहुत नहीं डायरेक्टली बोलूंगा कि इसमें बहुत डेटा नहीं पता होगा तो आप हाँ तो आसानी से कर सेम पाओगे, बिस्किट नहीं है, बट अगर आप पार्ले जी डेटा सुनो, क्लियर है तो आप आंसर ला कल ही सकते खत्म हो। हुए थे। ठीक है, ओके। एक्चुअली क्योंकि ये किसी क्वेश्चन कल माइन बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। नहीं गया प्रॉब्लम। ऑनकोलिसिस का और सर केस बात बेंजीन करना का है, तो माइनस कार्बोहाइड्रेट आई भी स्टेबिलिटी आएगा की ना, साइड तो में। उससे वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बेंजीन का तो माइनस आई भी आएगा ना, तो इससे वो 2 से कम स्टेबल हो जाएगा। फिर मैंने बोला, बार बार बोल रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना बंद कर दो। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कर रहे हो, दैट इज डेफिनेटली अ रीजन, बट वो उतना बड़ा रीजन नहीं है। उसका प्राइमरी जो मेयर फोकस रीजन है वो ये है कि पीएच के रेजोनेंस में ऑपरेट होने से उसकी एरोमेटिसिटी इंपैक्ट कर जाती है, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देता है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत क्लोज है कि थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सेकंड वाले के बहुत क्लोज आएगी, बट SN1 रिएक्शन के रेट के केस में सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर जाता है, क्योंकि हम पहले जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी इमीडिएट स्टेबिलिटी वेरीफाई करते हैं। तो वो दोनों अलाइलिक पोजीशन के से स्टेबलाइज आ रहा है, इसलिए बाकियों से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। पीएच का नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स मोर डीलोकलाइजेशन इफेक्ट। तो जो प्लस चार्ज है वो डीलोकलाइज होकर जब बाकी कार्बन पे जाएगा तो पीएच की एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, जो उसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ द रीजन, जब भी एलाइलिक पोजीशन 3 डिग्री के साथ क्रिएट होती है तो ये बहुत हाई स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। आप इसको चाहो तो फैक्ट की तरह भी याद कर लो तो अच्छा रहेगा। सो वेरी गुड क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी अगर दिमाग में रखोगे तो याद रखना थोड़ा बेटर रहेगा, एल्स इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को फोर्थ से ज्यादा स्टेबल कैसे हमने डिराइव किया? उसमें तो बहुत सिंपल है। सेकंड और थर्ड को अगर हम फोर्थ से ज्यादा स्टेबिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अलाइलिक पोजीशन वाला इफेक्ट तो चल ही रहा है। वो तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अलाइलिक और 3 डिग्री क्लोजेस्ट स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद के इम्पैक्ट को अगर देखोगे तो फोर्थ वाले में 6 अल्फा एच जो है, 9 अल्फा एच को 6 अल्फा एच तो कॉम्पनसेट कर ही रहा है ना। राइट अलॉन्ग विद रेजोनेंस 6 अल्फा एच इज देयर इन द सेकंड केस, तो वो तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। एंड द सेम थिंग इन द थर्ड केस, वहां पे बेंजीन का रेजोनेंस तो ऑपरेट हो ही रहा है ना। राइट, थैंक यू। तो सेकेंड एंड थर्ड में हमारा मेजर जो कंपैरिजन का रहा वो यही रहा कि पहले जहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी हमने देखी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फिर आपने नेक्स्ट ये भी बताया था ना कि क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है थर्ड में डबल बॉन्ड के थ्रू। क्रॉस कॉन्जुगेशन किसको बोला? बेंजीन वाले का थोड़ा क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोल सकते हो, बाकियों का तो कोई यस खास क्रॉस सर, वही वाला। लिटिल। उसका मतलब इसीलिए बोला ना, वो थर्ड फोर्थ से कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, फोर्थ वाले से तो ज्यादा ही रहेगा। उसमें कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन है सेकंड और थर्ड वाले में। तो हम कंपेयर करेंगे तब हम उस इफेक्ट को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, अदरवाइज मैंने पहले ही बोला इसमें डेटा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप दिमाग में रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। सर ब्यू टू चलो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। में भी, सर ब्यू इस टू क्वेश्चन में देखो, CH3I की रिएक्शन मैंने 2 न्यूक्लियोफाइल के साथ करनी है। 2 अलग अलग केस दिए हैं, K1 K डैश K2 और K डैश का कंपैरिजन करना है। मतलब आपको बताना है K1 K2 से ज्यादा है, K2 K डैश से ज्यादा है, मतलब चारों डेटा को बेसिकली कंपेयर करना है। अगर और प्रिसाइसली बोलूँ तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे देता हूँ। आपको कंपेयर करना है K1 और K डैश में कौन ज्यादा है। फिर आप दूसरा डेटा आपको कंपेयर करना है K2 और K2 डैश में कौन ज्यादा है। तीसरे डेटा में फिर हम लोग K1 और K2 डैश को कंपेयर, सो K1 और K1 डैश कंपेयर करना है, K2 और K2 डैश कंपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर K1 और K2 को कंपेयर करेंगे और K1 डैश और K2 डैश को कंपेयर करेंगे। बेसिकली मतलब इनका इंक्रीज और डिक्रीज का साइन लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है तो 4 ऑप्शन है। थोड़ा ऑप्शन भी बना सकता हूँ, बट सब्जेक्टिव फॉर्म में ही कर रहा हूँ ताकि आप सारे तरह के केस डील कर लो। सो इसमें भी थोड़ा सा मैकेनिज्म पार्ट इन्वॉल्व है, बट ये क्वेश्चन बेसिकली डिपेंड कर रहा है, कंसेप्ट जानते हो अगर आप लोग तो, अमाइन इन्वर्जन पे है। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मार्क करना हो किसी को, थ्योरी वाइज अगर पढ़ने का मन हो, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अमाइन इन्वर्जन। सो अमाइन इन्वर्जन के केस में क्या होता है कि जैसे अमाइन इन्वर्जन इन्वॉल्व होता है तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। ये लोन पे डोनेट करने की कैपेसिटी
डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर मैं K1 और K2 सबसे पहले कंपेयर करूं, सिंस CH3 इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, CH3 इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे जो रिएक्शन रेट चलेगा दैट विल बी SN2 मैकेनिज्म। सो प्राइमरली इट इज SN2 मैकेनिज्म, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि बेस की या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा। सो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से डिसाइड करना होता है। तो जहां पे भी अमाइन इन्वर्जन इन्वॉल्व होगा वहां न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी, और अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि SN2 का रेट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। SN2 का रिएक्शन रेट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। सो GOC का कंसेप्ट जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है अमाइन इन्वर्जन। सो बिकॉज ऑफ अमाइन इन्वर्जन, फर्स्ट वाले केस K2 में अमाइन इन्वर्जन ऑपरेट होगा, और K1 वाले केस में अमाइन इन्वर्जन ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि तीनों कार्बन एक जगह ज्वाइंट है। समझ गए? तो अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो CH3 CH2 होल थ्राइस N की बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले मॉलिक्यूल से कम आने वाली है। समझ गए आप इस बात को? ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो इस केस में आप बता सकते हो कि K1 की वैल्यू सर्टेनली ग्रेटर देन K2 आएगी। पहला ऑप्शन समझ गए? K1 इज सर्टेनली ग्रेटर देन K2, ये रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। सिमिलरली K1 डैश और K2 डैश में कंपेयर करेंगे, तो अब मैंने उसको 2 डिग्री पोजीशन ले लिया है। 2 डिग्री पोजीशन में सम एक्सटेंट ऑफ SN1 SN2 दोनों होता है, और किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए SN2 का रेट हमेशा SN1 से सुपरसीड करेगा अनटिल SN2 हो ही ना रही हो। तो 2 डिग्री में जो SN2 होगी वो भी D के लिए हायर होगी, और SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर ही नहीं करती, तो K1 डैश की वैल्यू भी सर्टेनली K2 डैश से ज्यादा आने वाली है। अब अगर हम K1 और K1 डैश कंपेयर करेंगे, तो K1 के केस में SN2 रिएक्शन वर्कआउट कर रही है। SN2 का रिएक्शन रेट सिग्निफिकेंटली हायर होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और SN1 और SN2 का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा, स्लो स्टेप इन्वॉल्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देना है। तो K1 की वैल्यू K1 डैश से भी ज्यादा आएगी, और सेम लॉजिक से अगर हम K2 और K2 डैश को कंपेयर करेंगे तो K2 की वैल्यू भी K2 डैश से ज्यादा आएगी। ये रिजल्ट्स हैं, आप एक बार वेरीफाई कर लो। कोई कंफ्यूजन हो बताओ। मेन कंसेप्ट केवल अमाइन इन्वर्जन है, नथिंग एल्स। सिर्फ एक कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। सो सर जस्ट once फोकस ऑन again can अमाइन you इन्वर्जन। explain मोर अमाइन K1 इन्वर्जन and मींस K1 लेसर dash? बेसिस। हाँ, K1 and K1 dash, can you explain, sir? K1 and K1 dash, if I am comparing, so we are comparing these two reaction rate. 1 degree alkyl halide will prefer more SN2 reaction, and rate of SN2 will be certainly higher than that of SN1. 2 डिग्री के साथ SN1 SN2 दोनों होंगे। SN2 के रेट में भी कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो हिंड्रेंस कम होने की वजह से 1 डिग्री का रेट हायर आएगा, तो K1 विल बी सर्टेनली ग्रेटर देन K1 डैश। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, अदरवाइज जब रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा तब एक बार और पूछ लीजिएगा। अगर हम रेट ऑफ SN1 एंड SN2 कंपेयर करते हैं, तो इट इज बेसिकली रेट कांस्टेंट K इंटू एक्टिव मास ऑफ एल्काइल हैलाइड इंटू न्यूक्लियोफाइल, ये SN2 का रेट होता है, प्लस इसको K1, और यहाँ पे दूसरा K प्राइम लिख देता हूँ, तो दिस इज RX। ऐसे रेट लिखते हैं बेसिकली। तो ये पार्ट जो है वो आपका SN2 का रेट कंपैरिजन बताता है, और ये पार्ट आपका SN1 का रेट बढ़ाता है। तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ अगर सिग्निफिकेंटली बहुत डिक्रीज नहीं करते हैं, तब तक SN2 रेट हमेशा SN1 पर सुपरसीड करता है। एक ही कंडीशन होती है जहाँ पे SN2 हो ही नहीं, वहां पे SN1 का रेट सिग्निफिकेंटली थोड़ा ऊपर हो सकता है। ठीक है, चलो नाउ टू दिस क्वेश्चन। अब ये देखो एडवांस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो केवल फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, टैकल करते टाइम आपको बहुत एनर्जी भी एग्जॉस्ट करी होगी। और मैं आपको बताऊं कि बेसिकली एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें IIT ने इतना सारा डेटा लिख के दिया हुआ है। क्वेश्चन ब्यूटीफुल है, और रेडिकल स्टेबिलिटी का केवल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया है। आप एक बार क्विकली पहले क्वेश्चन देख लो। वैसे मुझे लगता है आपने ज़्यादातर ने क्वेश्चन डेफिनेटली देखा होगा। सो 11 डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन pathways of polyester peroxy esters are shown in the below. Path 1 A list 1 and path 1 2 list 2 दे रखी है। peroxy ईस्टर का क्लीवेज उसने दिखा रखा है, 4 तरह के डिफरेंट रिएक्शंस दे रखे हैं, और फिर पाथवे PQRS करके मेंशन करके दिया है, और उनको हमने अलग अलग ईस्टर के साथ मैच कराना है।
तो द कंसेप्ट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हम CO2 एलिमिनेट करके रेडिकल लिख रहे हैं, सो मोर और लेस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेडिकल स्टेबिलिटी। तो जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं वो पहले पार्ट 1 2 3 4 के रेडिकल ब्रेक करके लिख लो, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन करना बहुत रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो जस्ट फटाफट आपको पहले 1 2 3 4 को रेडिकल फॉर्म में लिख लेना है। दिस इज योर फर्स्ट वन। बाद में फिर रूटीन मैचिंग है, बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन बार बार बेसिकली क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फटाफट बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल लिखो, देन सिंपली रेडिकल स्टेबिलिटी कंपेयर करते चले ना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुझे जो रेडिकल से रखे हैं इनको ब्रेक करके लिखना है। सबसे पहले रेडिकल को अगर मैंने ब्रेक करा तो ये बनेगा C6H5CH2COO रेडिकल एंड CH3O रेडिकल। एंड C6H5CH2 में अगर आप देखो तो C6H5CH2 भी स्टेबल रेडिकल है, तो ये आसानी से CO2 एस्केप करा देगा। यानी नो फर्दर हीटिंग और नो एक्स्ट्रा रिएक्शन इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, CO2 विल बी एस्केप, and in the first step of the reaction itself I'll get CH3 C6H5CH2 radical, CO2 and CH3O radical। तो जैसे ही आप ये चीज डिसाइड करोगे तो देखो पहले ऑप्शन में उसने दे रखा है कि आपको एक R रेडिकल और एक RO रेडिकल बनाना है, एक R रेडिकल और एक R-O रेडिकल बनाना है, द एस्केप ऑफ CO2। तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो पाथ 1 से मैच करेगा और इतना ही से सवाल सॉल्व हो जाना था। दैट्स वाई इट इज द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। बट मैंने आपसे बोला कि एडवांस का क्वेश्चन हम केवल इसलिए सॉल्व नहीं करते कि PYQ में बस ये सवाल हो गया, हमें पूरा कंसेप्ट सीखना होता है, इसलिए मैं आगे के पार्ट समझा रहा हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन केवल एक पार्ट सही से डील करके हो जाना था, बाकी लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन था, 99% स्टूडेंट को तो छोड़ देना था सवाल बड़ा समझ के। सो मेरा सजेशन ये है कि एडवांस के पेपर में क्वेश्चन को जब तक ठीक से एनालाइज नहीं कर लो तब तक हड़बड़ाना नहीं होता है। क्वेश्चन बड़ा लिखा गया मतलब बहुत आसान होने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद देखो अगले वाले पार्ट को अगर हम डील करते हैं तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आप देखो रेडिकल स्टेबिलिटी का सवाल है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप रेडिकल ब्रेक करोगे तो ये बनेगा C6H5COO रेडिकल एंड देन CH3O रेडिकल। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जो C6H5CO रेडिकल है, अब यहाँ से CO2 आसानी से एस्केप नहीं करेगी, इसमें एक स्टेप हीटिंग लगेगी, क्योंकि C6H5CO रेडिकल जो बनेगा दैट इज नॉट मच स्टेबल, इट इज लेसर स्टेबल देन द प्रीवियस रेडिकल जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया। इस रेडिकल से अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे बहुत कम स्टेबल है, इसलिए CO2 आसानी से एस्केप नहीं करेगी। फर्स्ट पार्ट में CO2 आसानी से एस्केप कर जाएगी। गॉट इट। तो अब इस वाले केस में मुझे हीट करना पड़ेगा तभी CO2 एस्केप करेगी। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एस वाला पार्ट देखो, एस वाले पार्ट में देखो पहले ब्रेक होके RCO2 रेडिकल बना, ध्यान से देखिए एस वाले पार्ट में सबसे पहले RCO2 रेडिकल बना, फिर R-O रेडिकल बना और फिर हीट करा तब CO2 एस्केप करी। गॉट इट। तो ये वाला पार्ट एस से मैच कर जाएगा। अब इसके बाद वाले दो क्वेश्चन देखो तो उसमें पहले CO2 एस्केप करके एक कंपाउंड बना रहा है जो बाद में कार्बोनिल भी बना रहा है, और फिर एक और स्टेप में CO2 सेकेंड स्टेप में एलिमिनेट होकर कार्बोनिल बना रहा है। तो मैं आगे के दो स्टेप ब्रेक करके दिखा रहा हूँ आपको। सो इन द नेक्स्ट 2 स्टेप इफ यू ब्रेक द एक बॉन्ड, तो हमारा पहला केस बनेगा C6H5CH2COO रेडिकल प्लस जो दूसरा रेडिकल बन रहा है उसके पास आप देखिए 3 बॉन्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप है और एक CH2C6H5 है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में देखिए CO2 आसानी से एस्केप कर जाएगी क्योंकि C6H5CH2 रेडिकल इज अ स्टेबल रेडिकल, सो इजिली CO2 विल एस्केप। और जो सेकेंड रेडिकल है उसमें भी ध्यान से अगर आप देखो तो C6H5CH2 रेडिकल फिर से बन सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो रेडिकल फॉर्म होगा वो एसीटोन जनरेट कर देगा। क्लियर। तो इस केस में चूंकि दोनों रेडिकल स्टेबल बन रहे हैं
तो इजीली पहले CO2 भी एस्केप करेगा और नेक्स्ट स्टेज में आसानी से कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। सो दिस विल मैच विद ऑप्शन नंबर क्यू। क्यू में देखो पहले CO2 एस्केप हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्यू के केस में देखिए पहले CO2 एस्केप हो गया इसलिए क्योंकि रेडिकल स्टेबल बन रहा है। फिर जो आर और आर डैश और रेडिकल है वो आसानी से आर रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है विद द लॉस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो चूंकि आर रेडिकल भी स्टेबल बन रहा है इसलिए एक ही बार में ऐसा काम हो रहा है। जबकि दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखो पहले आर आर CO2 रेडिकल बन रहा है और आर डैश और रेडिकल बन रहा है, और फिर हीट करने से CO2 आर रेडिकल और बाकी कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पहले स्टेज में जो रेडिकल बन रहा है दैट इज नॉट क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो अब यही पार्ट हम अगर लास्ट वाले पार्ट के लिए करेंगे एस वाले केस में। एस वाले केस में अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो पहले जो आपका रेडिकल फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए उस चीज को। सो इन दिस केस आपका जो रेडिकल फॉर्म हो रहा है उसको मार्क कर देता हूँ। तो इन दिस केस आपका जो रेडिकल फॉर्म होगा दैट इज C6H5 COO radical, and the second radical is O radical, and then we have two methyl group and one C6H5 radical. So once this bond will be cleaved further, तो यहाँ से CO2 escape करके C6H5 radical बनेगा which is not quite stable। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा स्टेप तक पहुंचने के लिए। एंड द सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ से भी जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा CH3COCH3, तो साथ में जो दूसरा रेडिकल बन रहा है वो C6H5 रेडिकल बन रहा है विच इज ऑल्सो नॉट क्वाइट स्टेबल बट इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट रेडिकल। इस वजह से ये स्टेप मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा टू रिमूव दैट रेडिकल। ठीक है, तो आई विश आप समझ गए ऑप्शंस। तो अगर हमारा पाथ वे पी मैच कराएंगे तो वो फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। पाथवे क्यू को अगर हम मैच कराएंगे तो ये मैंने फोर्थ वाले से मैच कराया था अभी आपके लिए। इसके बाद पाथवे आर को अगर हम मैच कराएंगे तो इट हैज मैच्ड विद व्हाट यू से फोर्थ ऑप्शन। एंड देन पाथवे एस जो था इट हैज मैच्ड विद टू। एक मिनट, फिर आर जो था दैट हैज मैच्ड विद फोर्थ वन। सर क्यू शायद 3 से मैच करवाए थे आप। एक मिनट, सही कर रहा हूँ। क्यू विल मैच विद 3, दिस विल मैच विद 4 एंड एस विल मैच विद 2। आप चेक कर लो, आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए मैंने नीचे आंसर लिखा है उससे मैच करा लो, समझ जाओ। 1 3 4 2 will be the answer. P1 Q3 R4 and S2। सिंपल एसिडिक फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ रेडिकल स्टेबिलिटी ठीक से कंपेयर करनी थी। इजीली क्वेश्चन कैन बी हैंडल्ड। फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन वाज लाइक ब्रिलियंट, तो उस पार्ट से आपको सवाल डील करना था। आई विश आप समझ गए। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मैं एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट को आपको थर्मोडायनेमिक्स से समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, डाउट मैं लास्ट में ले लूंगा, बस थोड़ा जी सा जी पॉइंट, जी बिकॉज उससे ना कनेक्टिविटी ब्रेक करती है। जो लोग क्वेश्चन डील कर रहे हैं वो करते जाने दीजिए, आप मार्क करते चलो। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन द एंड, कोई चीज आपकी डाउट में छोड़ूंगा नहीं, आप बाद में पूछ लेना। जी नाउ आई सर। एम डिस्कसिंग अबाउट एरोमेटिसिटी विद लिटिल मोर थर्मोडायनेमिक्स थिंग। तो मैंने एक क्वेश्चन उसी फ्रेम में लिया है। इट्स गिवन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोऑक्टेन इज -23 किलो कैलोरी पर मोल। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोऑक्टेट्राइड इज -98 किलो कैलोरी पर मोल। साइक्लोऑक्टेट्राइड इज 10। तो आप सब जानते हो कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ये साइक्लोऑक्टेट्राइड अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो जिन्हें कंसेप्ट पता है वो आपको पता है, इस कंपाउंड को हम लोग नॉन एरोमेटिक लिखते हैं। दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि ये टब शेप होता है और इसमें रेजोनेंस ऑपरेट ही नहीं होता है। मैंने शुरुआत में समझाया था आपको, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रेजोनेंस ऑपरेट हो सकता है और ऑपरेट नहीं होता है। यहाँ ऑपरेट ही नहीं हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया है। तो इट्स शेप इज बेसिकली टब शेप, और ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होने की वजह से नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को मुझे थर्मोडायनेमिक्स से समझना है, तो थोड़ा सा इसी को सर थर्मोडायनेमिक्स। सिस एट एनिलीन भी बोलते हैं ना सर। तो अब इस चीज को हम लोग डील कर रहे हैं लाइक थर्मोडायनेमिक्स है, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है।
तो अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लो ऑक्टीन देखोगे, यानी कि अगर ऑक्टीन में एक पाई बॉन्ड डाला है मैंने, तो उसको अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात लिखेंगे तो इसकी एक सॉरी, अगर हमारे पास ये साइक्लो ऑक्टीन है, इसकी एक मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो साइक्लो ऑक्टेन जनरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है -23 किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो अगर हमारा साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक कुछ भी और कैटेगरी होती, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी में डिफरेंस आता। तो अगर मैं 4 पाई बॉन्ड ब्रेक करता तो टेक्निकल एनर्जी 23 × 4 चलती, विच इज क्लोजेस्ट टू 96, विच इज क्लोजेस्ट टू 92। सॉरी 92 किलो 90। कैलोरी। और जो एक्चुअल एनर्जी दे रखी है वो -98 है, मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी रिलेटिव टू दिस ज्यादा है। सो यू कैन सिंपली से कि कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है चाहे 4 पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने से। दैट्स वाई वी कैन रेफर दैट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक एंड हाईली डिस्टेबलाइज विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोथेटिकल साइक्लोपाइरीन। मतलब अगर इसी जैसे बाकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को देखेंगे तो उनमें रिलेटिव टू दिस बहुत हायर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। समझ गए? लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉन एरोमेटिक बिहेवियर आ रहा है बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनर करेक्टर, तो हम लोग इसको नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में डालेंगे। सो आंसर विल बी डी हियर। समझ में आया मेरा कंसेप्ट? तो थर्मोडाइनमिकली हमने चेक करा कि जो एनर्जी है वो 92 और 98 वेरी मच क्लोज टू ईच अदर है, तो कोई बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या एक्स्ट्रा डी स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। अगर ये एरोमेटिक कैटेगरी में जाता तो बहुत हायर स्टेबिलिटी जनरेट होती, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए था वो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। सॉरी, इससे बहुत एरोमेटिक करेक्टर ब्रेक करने में सिग्निफिकेंट एनर्जी कंज्यूम हो जानी चाहिए थी, तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू क्लोजेस्ट है, और अगर ये बहुत डीस्टेबलाइज होता तो भी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करनी चाहिए थी रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड वैल्यू जो 92 किलो कैलोरी पर मोल में लिख रहा हूँ। तो इस केस में हम इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा से बता सकते हैं कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अब यहीं पे एक क्वेश्चन और साथ में ही बता दे रहा हूँ, अगर इसी साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन को मैं डाइएनाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, यानी इसकी पोटेशियम मेटल के साथ हीटिंग करा दूं केवल, तो ये डाइएनाइन फॉर्म में बनता है। इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन। अब ये एरोमेटिक हो जाता है। बड़ी सरप्राइजिंग केस है, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखना है। अब ये एरोमेटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट प्लेनरिटी अचीव कर लेता है बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हायर हो रही है। नाउ इट हैज 10 pi electron delocalized in the ring, and this molecule becomes exceptionally higher stability. So 10 pi electron delocalized in ring. अब देखो पिछले वाले केस में अगर वो प्लेनरिटी अचीव भी करता तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती, इसलिए उसने प्लेनरिटी अचीव करने की कोशिश ही नहीं करी। नेक्स्ट वाले केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने की वजह से लाइक एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रिलेटिव टू प्रीवियस केस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जा रही है, तो हमने इसको ऑलमोस्ट प्लेनरिटी अचीव कर ली है। ध्यान रखना है 8 मेंबर के साथ ही ऐसा होता है, इसके बाद ये चीज़ डिक्रीज करती है। आप सबको ये चीज़ आइडिया होगा। अप टू 7 मेंबर रिंग्स हम लोग प्लेनर ले लेते हैं। इवन 6 और 7 में प्लेनरिटी लॉस होती है, बट 6 7 में प्लेनरिटी अचीव करी जा सकती है टू गेट मोर स्टेबिलिटी। 8 इज बाउंड्री केस, जहाँ पे मैंने बताया कि अगर एरोमेटिसिटी आ सकती है तो प्लेनरिटी अचीव करनी है। 9 10 एंड 11 रिंग्स आर ऑलवेज नॉन प्लेनर, उसमें कभी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट नहीं स्टडी करते। 12 के बाद से फिर से प्लेनरिटी आ जाती है। तो 12 मेंबर की बड़ी रिंग में अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आएगा वही बस रहेगा। हाइपोथेटिकल साइक्लोपाइरीन से अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ सारे केस में एरोमेटिसिटी आती है, दे ऑल आर मोर स्टेबल। ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर एमओटी से कभी डिस्कस करना हो तो आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरा। तो आई हेल्प यू आउट इन दैट केस। एनी वन ऑफ यू नो दैट, वांटेड टू नो दैट, वी कैन डिस्कस, एल्स अभी इतने से हमारा काम चलेगा। नाउ आई एम डिस्कसिंग द सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने देखो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के पार्ट को इन्वॉल्व करा है। हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टर में सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो अच्छे से डील करते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंकॉर्पोरेट कर देते हैं, स्पेशली C60 बकमिस्टर्स फुल्ड्रीन ग्रेफाइट, या भी जैसे इस केस में मैंने बोराजोल इंक्लूड करा है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट देयर आर सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आल्सो एरोमेटिक, वो मिस ना हो। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन में दोनों पार्ट एक साथ इन्वॉल्व कर दिए, सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
और वहां पे पूछा गया इनमें से कौन से एरोमेटिक है। बहुत रूटीन सवाल है, क्योंकि एरोमेटिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब नए क्वेश्चन के केस में दे मे फ्यूज अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिखा है। ज्यादातर आप जानते हो कि डाइबोरेन इज बेसिकली B2H6, इसमें एरोमेटिसिटी का कोई स्कोप ही नहीं है। बोराजोल इज बेसिकली इनऑर्गेनिक बेंजीन विच इज B3N3H6। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए। सिलिकॉन जो है वो ऑर्गेनो सिलिकन कंपाउंड है हैविंग SiO_Si लिंकेज। ये SiO_Si लिंकेज का ऑर्गेनो सिलिकन कंपाउंड है, तो इसके एरोमेटिक होने का कोई स्कोप नहीं है। ऑर्गेनो सिलिकन कंपाउंड, रीजन समझ गया ना क्यों मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली बता दिया? क्योंकि सिलिकॉन में पाई बॉन्ड आने का स्कोप खत्म है। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, आपको पता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम एक 2p ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक एंड पे। तो जहां पे भी 3p इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे पाई बॉन्ड करेक्टर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाता है। एंड देन इट्स कोरेंडम क्रिस्टल, सो कोरेंडम इज बेसिकली Al2O3। यहाँ पे भी कोई स्कोप नहीं है एरोमेटिसिटी का। तो मतलब आप देखेंगे एब्सर्ड ऑप्शंस लिखे गए हैं, सिर्फ एक ऑप्शन लिखा गया जो आपका आंसर है। बट मैंने आपको बताया इसके अलावा भी अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल याद रखने हैं तो मैंने आपको बताया ग्रेफाइट और C60, ये दो एग्जांपल याद रख सकते हो। बकमिस्टर्स फुलरीन या बकमिस्टर्स फुलरीन के और जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके एरोमेटिक होते हैं। अभी यहाँ पे B3N3H6 लिखेंगे तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन की तरह टैकल करते हैं। दिस इज रेफर्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, लाइक दिस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो ठीक है, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के भी आप सारे कोवलेंट बॉन्ड विद चार्जेस लिख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो दिस इज एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं, सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना था इसलिए आपको बताया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसमें पूछा है इन द अबव रिएक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग विल अंडरगो रिडक्शन। ये भी देखिए थोड़ा सा एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट है। आपके पास 4 रिंग है ABCD, मैंने मार्क कर रखा है। इनको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। आपको बताना है कौन सी रिंग रिड्यूस होगी। ऑल्दो सवाल को और ट्रिकी करना हो तो बीच में जो 4 मेंबर रिंग्स दिख रही हैं उनको भी मार्क कर सकते हैं। बट तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो रिंग A को अगर हम रिड्यूस सर करेंगे, ए तो जैसे A को रिड्यूस करेंगे तो आप देखिए जो 4 मेंबर की रिंग आपको दिख रही है, नॉन एरोमेटिक। तो वो 4 मेंबर की जो रिंग है वो सभी एंटी एरोमेटिक दिख रहे होंगे एट द मोमेंट। अगर हम रिंग A को कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे तो BCD जो है वो इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक रिंग्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को अगर हम बेंजीन से कंपेयर करते हैं तो बेंजीन की एरोमेट लाइक रेजोनेंस एनर्जी नेफ्थलीन और एंथ्रासीन से कम होती है। बट अगर हम रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कंपेयर करें तो बेंजीन के लिए वैल्यू हाईएस्ट होती है। समझ गया ना? B3N3H6 में अगर कोई भूल रहा है तो उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी लिख सकते हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिनको लिखना हो लिख लो, उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। वो इनऑर्गेनिक में कवर कर लूंगा इसलिए मैंने उसको बहुत डिटेल नहीं लिखा, सिर्फ एक कंसेप्ट रिकॉल कराना था कि जब भी हम एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट डील करेंगे तो उसको ऐसे नहीं समझना है कि वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में भी कुछ मॉलिक्यूल हैं जो इस तरह का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजाइन भी बोलते हैं। बेंजीन, ठीक है। तो अगले वाले केस में आप समझ गए, इसका आंसर हम लोग रिंग A मार्क करेंगे। रिंग A को रिड्यूस करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे आप समझ सकते हो कि जो बची हुई 3 रिंग्स हैं वो तीनों की तीनों रिंग प्रॉपर एरोमेटिक रिंग हो जाएंगी इंडिपेंडेंटली, लाइक दिस। समझ आया? तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है वो लग रहा है रेजोनेंस एनर्जी। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी नेफ्थलीन से कम होती है। इसको इस तरह के कंसेप्ट से भी सवाल क्रिएट किया जा सकता है। तो कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर लिखना है तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी नेफ्थलीन से कम होती है और नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन से कम होती है। क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज बेंजीन में 6, नेफ्थलीन में 10 और एंथ्रासीन में 14 होते हैं। बट अगर सेम क्वेश्चन को रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के फॉर्म में पूछ लिया जाए तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाता है।
बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग तीनों से ज्यादा होती है. सो इफ विल कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, और ऑर्डर विल बी दिस. ठीक है, वही सेम लॉजिक लगाया गया है यहाँ पे. तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बी सी डी रिंग एरोमेटिक थी, ए भी एरोमेटिक थी, बट उसकी वजह से बीच में जो चार रिंग्स बन रही हैं वो सब एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में जा रही हैं. इस वजह से ए रिंग को अगर हम रिड्यूस कराते हैं कंप्लीटली, तो बी सी डी जो है वो तीनों एरोमेटिक रिंग्स बचेंगे, विच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको देखो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इनकॉर्पोरेट करा है क्योंकि जो लोग सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट पे फोकस कर रहे हैं उनको समझ आएगा कि हमें एस आई आर एस आई पी इफेक्ट क्यों अलग से डील करना है. भी ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैंने इनकॉर्पोरेट करा है जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ एस आई पी एंड एस आई आर इफेक्ट. क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट से हम वो सारे केस तो डील कर ही लेंगे जिनमें लाइक बेंजोइक एसिड या एनिलीन की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन करेंगे. लेकिन अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ, जहाँ पे इफेक्ट लगता है एस आई आर या एस आई पी इफेक्ट, तो आप यहाँ ध्यान से देखो. अभी कंसेप्ट थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने कि एस आई आर इफेक्ट जो होता है जिसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं. तो एस आई आर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अगर एक बल्कियर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी वजह से जो दूसरा ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पे वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है. तो इस केस में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि बिकॉज ऑफ दिस टर्शरी ग्रुप, जिस ग्रुप को आप देखेंगे मोर बल्कियर ग्रुप है हमारे लिए, जब ये मोर बल्कियर ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को आउट ऑफ द प्लेन कर देगा. जैसे ही कार्बोकेटाइन को आउट ऑफ द प्लेन कर देगा तो उसका रेजोनेंस बेंजीन रिंग से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा. और अगर रेजोनेंस बेंजीन रिंग से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर ऑर्डर मार्क करेंगे तो इट विल बी 1 2 एंड 3. आ रहा समझ. तो एस आई आर इफेक्ट की वजह से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मार्क करेंगे तो द ऑर्डर विल बी 1 इज मोस्ट स्टेबल, देन 2 एंड देन 3. और जो बेंजोइक एसिड में वो क्रॉस कॉन्जुगेशन कम कर रहा था इसलिए रिवर्स इफेक्ट हो रहा था, यहाँ राइट? पे क्रॉस कॉन्जुगेशन काम कर रहा था इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था. यहाँ कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है. अगर आप तीनों कार्बोकेटाइन को देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एच दे हैव सेम स्टेबिलिटी. देयर स्टेबिलिटी इज इंक्रीज बाय द रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग. वन वाले केस में मिथाइल ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप है, कम रिपल्शन देगा, बहुत हद तक बेंजीन से रेजोनेंस मेंटेन रहेगा. सेकेंड वाले ग्रुप में बल्कियरनेस बढ़ रही है, तो जितना बल्कियर ग्रुप होता है एस आई आर, बल्कियर ग्रुप जितना बड़ा करते चले जाओगे बल्कियर ग्रुप जो है वो एस आई आर इफेक्ट को इंक्रीज कराता है. तो बल्कियर ग्रुप से एस आई आर इफेक्ट इंक्रीज करता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एनहेंस करेगा. तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी. इसीलिए मैंने कहा ऑर्थो इफेक्ट स्मॉलर ग्रुप है, वो एक इफेक्ट है जो आप लाइक बेस लेवल तक अप्लाई करो तो ठीक है. एडवांस लेवल पे एस आई पी एस आई आर इफेक्ट लाने की आदत डालिए. ये सबसे पहला केस सिखा दिया एस आई आर इफेक्ट जो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में अप्लाई कर सकते हो. जस्ट अ वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन. अगर आप एस आई आर इफेक्ट समझते हो इजिली समझ जाओगे. कंसेप्ट समझ आया ना. एस आई आर इफेक्ट का मतलब होता है ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है तो वो अपने ऑर्थो पोजीशन वाले ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देता है, जिसकी वजह से उसका बेंजीन से रेजोनेंस डिक्रीज कर जाता है. अब उससे क्या होता है ये आपको स्टडी करना है. तो अभी कार्बोकेटाइन का अगर बेंजीन से रेजोनेंस डिक्रीज कर जाएगा तो स्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी. यही चीज अलग अलग केस में डील करना है. अगर मान लो बेसिक स्ट्रेंथ का केस होता और लोन पेयर का रेजोनेंस बेंजीन से कम हो जाता तो बेसिक स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते. अगर यही एसिडिक स्ट्रेंथ का केस है जहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन कम हो जाता तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते. तो हर केस में ध्यान रखना है, इफेक्ट समझना है और उसका आउटकम क्या आएगा ये बाद में डिसाइड करना है. तो एस आई आर इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ अ बल्कियर ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन. एक ग्रुप प्लेन से बाहर जा रहा है जिसकी वजह से वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है. इतनी बात बस पता होनी चाहिए. अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना है. ठीक. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है. सर आप एक बार एसआईपी समझा देंगे? लास्ट में अभी लेक्चर खत्म होने के बाद समझा दूंगा बिल्कुल 100%. ओके सर. या एसआईपी का सवाल ही आ गया देखिए अभी, बस कोई दिक्कत ही नहीं, इसी सवाल में सिखा दूंगा. दिस द क्वेश्चन. आपसे पूछा गया वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग बताना है. तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है और उसकी सराउंडिंग में देखिए डिफरेंट ग्रुप्स अप्लाई करे मैंने. तो आप फोर्थ वाले केस में ध्यान से नोटिस करो. इफ यू नोटिस इन केस नंबर 4 नाइट्रोजन के लोन पेयर के दोनों तरफ सी एस थ्री ग्रुप लगाए गए विच इज बल्कियर ग्रुप,
तो यहाँ पे जो इफेक्ट काम कर रहा है इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब जब H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की तरफ जाएगा तो CH3 ने इसको कवर कर रखा है। समझ आया? अब जब CH3 ने कवर कर रखा है तो H+ को लोन पेयर तक पहुंचने में सिग्निफिकेंट दिक्कत होगी। अब जब वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अगर डिटेल समझना है तो मैं थोड़ा सा देखो लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपका एक CH3 ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे अपने 3 H लगा देगा। तो जिस रास्ते से H+ को पहुंचना है वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है। इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एक प्रोटॉन को लोन पेयर तक पहुंचने में जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं SIP इफेक्ट। तो यहाँ से जब H+ अप्रोच करेगा तो उसके यहाँ तक पहुंचने के लिए ये ग्रुप हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। ये ग्रुप्स हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। हिंड्रेंस कॉज करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेबल प्रोटॉन के वहां तक पहुंचने का पार्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोटॉन के वहां तक पहुंचने का पार्ट डिफिकल्ट हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ये जो हिंड्रेंस कॉज हो रही है इसको SIP बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो देखो फोर्थ में SIP इफेक्ट काम कर रहा है, फर्स्ट वाले में भी देखो SIP इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि फोर्थ में दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप ऐसा करेंगे। फर्स्ट वाले केस में ऐसा एक तरफ से अप्लाई होगा। ठीक है। इसके बाद सेकेंड और थर्ड अगर कंपेयर करेंगे तो मिथाइल ग्रुप जब पैरा पोजीशन पे लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। मेटा पोजीशन पे लगेगा तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम बढ़ाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम बढ़ेगी। तो यहाँ पे वीकेस्ट बेस पूछा है तो वी कैन राइट फोर्थ। ऑर्डर लिखना होगा तो फोर्थ के बाद फर्स्ट आएगा जो उससे स्ट्रॉन्गर बेस होगा, उससे स्ट्रॉन्गर बेस हमारा लाइक सेकेंड वाला होगा, और मोस्ट स्ट्रॉन्गर बेस यहाँ पे थर्ड होगा। अगर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी है तो मैं पूरा ऑर्डर भी लिख सकता हूँ। यहाँ थर्ड वन इज मोस्ट बेसिक, देन द सेकेंड वन, देन द फर्स्ट वन, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ वन। हमसे वीकेस्ट बेस पूछा है तो इसके हिसाब से हम डायरेक्टली आंसर फोर्थ लिख सकते हैं, दिस इज आवर आंसर। और उसका रीजन एक्सप्लेन करना है तो SIP इफेक्ट। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो 4 and 1 में SIP इफेक्ट लग रहा है, 4 में डोमिनेटिंग SIP इफेक्ट है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। सेकेंड और थर्ड में SIP का कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन से ग्रुप हट गया या डिस्टेंस बढ़ गई। बेसिकली ऑर्थो भी सही टर्म नहीं कर, बहुत प्रिसाइसली बताऊँ, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजिशन ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे ऑर्थो बोलना भी समझदारी नहीं है, बट हमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जहाँ से लेना है उसकी ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन ब्लॉक कर दी गई है, तो वहां से प्रोटॉन के नाइट्रोजन तक पहुंचने के चांसेस डिक्रीज कर गए, बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी। उसको बोलते हैं SIP इफेक्ट। ठीक है। चलो इसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। और 4 आपने कंपाउंड लास्ट मैंने वाले क्वेश्चन में सेकंड एंड थर्ड का कैसे कंपेयर किया? सेकेंड एंड थर्ड में मिथाइल ग्रुप का बिहेवियर देखना है। मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग की तरह मान के चलो इस रिंग को कनेक्टेड है, तो मिथाइल का फंक्शन क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हमने मेटा पोजीशन पे अप्लाई कर रखी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं करेगी रिंग में जितना फ्री से करेगा, ओके सर। ऑल्दो बहुत क्लोज होगा ऐसे बहुत। ऐसे बस बहुत याद करने की सर, स्टेरिक रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा ही होंगे तो इसलिए सिर्फ SIP कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, लाइक हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन सब में काम कर रहा है, उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट थोड़ी ना है। मेजर इंपैक्ट है जब तक प्रोटॉन पहुंचेगा नहीं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो। इसको ऐसे समझो कि लाइक एक प्रोडक्ट सेल करने वाली शॉप है जिसके पास सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन वो इतनी गली में अंदर है कोई जाते ही नहीं आता। तो वैसे वाली प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन के पास फोर्थ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है मान लिया, पर प्रोटॉन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा ना। और हम बेसिक स्ट्रेंथ तो Yes, sir. तब बोलेंगे जब वहां तक पहुंच पाओगे। तो इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट। अगर हमने इतनी हिंड्रेंस कॉज कर दी कि वहां तक आदमी जा ही नहीं रहा, जब जा ही नहीं रहा है तो वो कितनी भी अच्छी शॉप हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट सेल हो रहा हो, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस, तो क्या होगा, नया मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। Yes. होता है ना कभी कभी, जैसे अभी हमारे यहाँ शहर में कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट पर चल रहा है, तो क्या हो रहा है, जहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पूरी रोड ही ब्लॉक हो रखी है, कितनी भी बढ़िया शॉप आदमी जाएगा ही नहीं। तो वैसा वाला हिंड्रेंस इज SIP। अगर किसी बड़े ग्रुप ने हिंड्रेंस कॉज कर रखी है तो वो H+ को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, जब वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। स्पेशल इफेक्ट है, ध्यान रखना है। SIR SIP पे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं एडवांस पेपर, उसके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जिनको डाउट हो एक बार ठीक से समझ लेना, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बना दूं तो आपके लिए और क्लैरिटी हो जाएगी।
जो हम लोग कंसेप्ट बिल्डर वाले वीडियोस बना रहे हैं उसमें कोशिश करूंगा इसको इनकॉर्पोरेट करूं। बट मुझे लगता था पहले आप में से ज़्यादातर को क्लियर होगा, बट अगर इतने डाउट्स हैं तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। नाउ आई हैव टेकन 3 मॉलिक्यूल्स, एक इज pyrimidine, imidazole एंड प्यूरिन। 3 डिफरेंट बेसिस है, मैंने सब पे 1 2 3 4 5 6 मार्क कर रखा है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। पहले केस में बोला गया बोथ नाइट्रोजन और pyrimidine आर सेम बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम pyrimidine को टैकल कर रहे हैं। तो pyrimidine में आप देखोगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों आइडेंटिकल ही हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजोनेंस ऑपरेट करेगा, तो एक का लोन पेयर दूसरे पे जाएगा तो पहले 3 पे माइनस बनेगा, और 3 का लोन पेयर 2 की तरफ से मूव करा के 1 पे ले जाएंगे तो 1 पे माइनस आ जाएगा। गॉट इट। तो दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिकली बिहेव कर रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार डीलोकलाइजेशन लिख के देख लो। अगर 3 का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 4 की तरफ मूव कराएंगे तो ऊपर माइनस में जाएगा, और उसी तरह के मूवमेंट है तो वो डायरेक्टली अगर मूवमेंट दिखाओगे तो है, अदरवाइज कोई मूवमेंट में नहीं है, क्योंकि अंदर का जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है वो उसको एरोमेटिक बना रहा है। इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग को एरोमेटिक बना रहा है। अब यहाँ दो ट्रिकी सवाल हैं, एक साथ समझिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस रिंग में क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करा सकते हैं, तो आंसर है करा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिंग क्या है, एरोमेटिक है। तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है 3 पे। अगर कोई रेजोनेंस लिखना चाहेगा तो लिख देंगे, बट वो अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो सेफर साइड में लिखना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। अब जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो इस केस में हमें क्या लिखना है, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड एडजेसेंट आ जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इन रिंग है जो उसको एरोमेटिक बना रहा है। सो नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 3 बोथ हैव localized electron, both have localized lone pair, इसलिए दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ एक जैसी आएगी, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। तो उसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। दूसरे केस में लिखा है इमिडाजोल प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस ऑन N3। अब इमिडाजोल पे ध्यान से देखो तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक करेक्टर में इन्वॉल्व होगा। बहुत आसान पार्ट है, बट आप में से ज्यादा लोगों ने डिस्कशन में सीखा भी होगा ये चीज, बेसिक स्ट्रेंथ जब भी सीखते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन नंबर 1 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, और जब ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो मैं इस लोन पेयर को अगर डीलोकलाइज कराऊंगा तो नाइट्रोजन नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस चार्ज की वजह से बढ़ जानी है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर मैं नाइट्रोजन नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्टडी करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। तो पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स 1, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो नाइट्रोजन नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो 3 मोर बेसिक साइड हुई देन 1। सो इमिडाजोल प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस एट साइड 3, ये भी ठीक हो गया। 1 और 3 में से अगर नाइट H+ को अप्रोच कराएंगे तो 3 पे अप्रोच करेगा। ठीक है। नेक्स्ट केस इट इज आस्क्ड इन द प्यूरिन, दिस इज आवर प्यूरिन। ये पार्ट बायोमोलिक्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग जब ATGC बॉन्डिंग पढ़ते हैं या DNA RNA के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप प्यूरिन एंड pyrimidine दो ही तरह के बेसिस होते हैं। तो दिस क्वेश्चन विल बी मोर लाइक टेक्निकल और रेलेवेंट एट दैट प्लेस। तो जब हम लोग बायोमोलिक्यूल में पहुंचेंगे तब इस तरह के सवाल बहुत बनेंगे हमारे पास, इसलिए पूरा कंसेप्ट यहीं पे सिखा दे रहा हूँ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट समझ लीजिए। अब इस वाले केस में अगर हमको स्टडी करना है तो देखो, जो रिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 वाली है वो एरोमेटिक रिंग है, और जो पोजीशन नंबर 9 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो देखिए एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा। क्योंकि अगर मुझे 5 मेंबर रिंग को एरोमेटिक करना है तो 4 5 वाला पाई बॉन्ड, 7 8 वाला पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये इन्वॉल्व होगा एरोमेटिक करेक्टर में। आई विश आप समझ गए। यहाँ पे एरोमेटिसिटी अगर जनरेट करनी है तो 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, और ये 6 मेंबर की रिंग की एरोमेटिसिटी देखनी है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले ही डीलोकलाइज्ड है। क्लियर। तो जो नाइट्रोजन नंबर 1 है और जो नाइट्रोजन नंबर 3 है उसके पास लोन पेयर है। तो इन द क्वेश्चन इज गिवन इन प्यूरिन ओनली 1 लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि नाइट्रोजन नंबर 1 और 3 जो यहाँ पे है वो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करेगा, बिकॉज वो एरोमेटिसिटी को इम्पैक्ट करेगा। नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 3 लोन पेयर आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों लोकलाइज्ड? क्योंकि अगर ये एरोमेटिक ये इन्वॉल्व हुए डीलोकलाइजेशन में तो एरोमेटिसिटी लॉस कर जाएगी। सो रिंग
1 2 3 4 5 6 इज एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड, जबकि N9 जो है ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा इन डिलोकलाइजेशन टू मेक 5 member ring aromatic delocalization to make 4 5 7 8 9 this ring aromatic। तो जो N9 का लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन लिखा है प्यूरिन ओनली वन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड, ये भी करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट पार्ट से यूरिन पेरिविटीन इमिडाजोल एंड प्यूरिन ऑल आर एरोमेटिक, ये तो रूटीन बात है जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो उसका आंसर ABCD हो जाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? नाउ अनदर क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे अब आप SIR इफेक्ट बिल्कुल ठीक से सीख जाओगे। एक ही क्वेश्चन में पूरी बात सिखा रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन में मैंने पहले कंसेप्ट इन्वॉल्व किया था, बट अब आप पूरी बात को एक बार में सीखिए। जितने तरह के मिसकंसेप्शन हैं सब इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाने। सो आपको लिखा है कंपेयर pKa वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे सारे ग्रुप लिए हैं सो दैट आप इफेक्ट समझ पाओ। तो पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए, वी आर डीलिंग विद SIR इफेक्ट, और SIR इफेक्ट में बेसिकली हिंड्रेंस कॉज करनी चाहिए। SIR इफेक्ट में बल्कियर नेस ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, सो ग्रुप शुड बी बल्कियर। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो हमेशा स्मॉलर काउंट किए जाते हैं, तो जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं ये SIR इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं। और OCH3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है इफ एट बोथ ऑर्थो पोजीशन, तो हम इसका SIR इफेक्ट काउंट करते हैं, एंड इफ एट ओनली वन ऑर्थो पोजीशन तो इसका SIR इफेक्ट काम नहीं करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एक तरफ ये प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल अपना ओरिएंटेशन चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा, तो रेजोनेंस ऑपरेट हो जाएगा। बिकॉज OCH3 इतना हिंड्रेंस कॉज नहीं करता कि पूरे प्लेन से बाहर भेजे वो। दूसरा ग्रुप अगर दूसरी डायरेक्शन की तरफ फ्रीडम है तो वो जो COH का ग्रुप का पार्ट है वो C डबल बॉन्ड हो लेफ्ट की बजाय राइट, राइट की बजाय लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा एज पर द प्रेजेंस ऑफ OCH3 ग्रुप। इतनी बात पहले आपको अगर थ्योरी के एंगल से बताऊं तो पता होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो देखो NO2 का SIR इफेक्ट काम करेगा, Br का SIR इफेक्ट काम करेगा, Cl का SIR इफेक्ट काम करेगा। इन तीनों जगह पे आपका SIR इफेक्ट काम करने वाला है। बाकी दोनों जगहों पे SIR इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन या पे SIR इफेक्ट काम कर रहा होता है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो NO2 Br और Cl तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। NO2 Br और Cl तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। लेकिन NO2 का आप इफेक्ट भी चेक कर लो, NO2 का इफेक्ट -I - M है, Br में -I+M है और Cl में -I+M है। तो और Br का बल्कियरनेस भी Cl से ज्यादा है, तो बल्कियरनेस को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे तो 1 सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, देन 2 एंड देन 3। पहले ये 3 स्टेप समझ में आ गए, क्योंकि 2 और 3 में जब कंपैरिजन करेंगे तो साइज से कंपैरिजन करेंगे। 1 में भी ऑल्दो साइज का इंपॉर्टेंस है, वो भी फैक्टर देख सकते हो, अदरवाइज इसका -I - M काम कर रहा है तो वो भी डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो स्ट्रेंथ साइज बस देखना है मुझे, साइज बढ़ेगा तो SIR इफेक्ट इंक्रीज करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि किनका SIR इफेक्ट नहीं काम करता वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे पहले प्राइमरी लॉजिक लिख दूं तो मैंने क्या लिखा, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो SIR इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करता है अगर तो SIR इफेक्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 तो डायरेक्ट क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बचे हुए दो ग्रुप 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 में केवल इफेक्ट ऑफ द ग्रुप देख लेना है। तो F का -I इफेक्ट और काम करने वाला है, जो मोर देन OCH3 होगा, OCH3 का +M इफेक्ट काम करेगा। तो अगर डोमिनेटिंग इफेक्ट दोनों के लिख दूं तो यहाँ पे इसका -I डोमिनेटिंग और यहाँ इसका +M डोमिनेटिंग है। तो -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, +M एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो ऑर्डर आ जाएगा 4 एंड 5। ठीक है, क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन जो अभी आपने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा था वो भी बता देता हूँ।
So in the question now it is asked, why do electrophile attack trichloromethyl benzene at meta position whereas they attack benzene ring at ortho and para position in chloromethyl benzene? आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना एक बारी, तो इसे आप समझ जाओगे। पहला केस मैंने लिखा है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो दिस इज CCl3। और दूसरा केस ले रखा है मैंने बेंजीन रिंग क्लोरोमिथाइल बेंजीन, which is this one। यहाँ पे जो दो ये H ग्रुप हैं, इसकी वजह से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ऐसे। ठीक है, दिस इज द केस। आगे के इफेक्ट अपने आप लिख लेना। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में अगर यही चीज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे काम करता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि Cl का साइज बड़ा होने की वजह से उस पर माइनस चार्ज स्टेबलाइज कर जाता है। तो यहाँ पे जो CCl3 के 3 क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे अपनी तरफ, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाएगी, रिंग डीएक्टिवेट भी करेगी और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो रिलेटिवली मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। ये फॉर्म बनेगी, इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से ये वाला ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो बेंजीन में अगर CH2Cl या इवन CHCl2 भी प्रेजेंट होगा तब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही रहने वाला है। CCl3 अप्लाई होने के बाद रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है, जिसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, अनदर कंसेप्ट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग हार्ड बेस सॉफ्ट बेस जैसे कंसेप्ट स्टडी करते हैं। तो बस ये 4 क्वेश्चन है, एक बार आप जल्दी से देख लो तो ये हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एंड विच यू कैन से एज अ फाइनल कंसेप्ट फॉर द डे। तो उसमें लिखा है स्टेट विच ऑफ द इंटरेक्शंस आर प्रेफरेबली एट द राइट प्रेफरेबल एंड राइट द बेसिकली प्रोबेबल प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आपको डिस्कस करना है। पहले वाले केस में हमें कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना है, और हमारे पास 2 लोकेशन है। कल से मतलब मैं देख रहा हूँ उसमें रेगुलर लोग डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो OH माइनस को अटैक कराना है 2 साइड पे, एक है एसिडिक H और एक है कार्बोनिल कार्बन जिसपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिख रही है। तो सिंस आपका जो OH माइनस है वो एक हार्ड बेस होता है, सो इट विल प्रेफर टू अटैक एट प्रोटॉन, क्योंकि OH माइनस अपने आप में बहुत स्टेबलाइज नहीं होता, उसकी प्राइमरी प्रेफरेंस होती है प्रोटॉन बाहर निकालना। ठीक है, अगर प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्टेबलाइज हो जाए यानी रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाए तो वही रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर प्रोटॉन निकालने के बाद ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ये कार्बोनिल कार्बन पे दोबारा अटैक करेगा, यानी रिएक्शन रिवर्स कर जाएगी, तो कार्बोनिल कार्बन पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप आंसर लिखोगे तो सेकेंड वाली रिएक्शन ऑपरेट होगी, एंड इन दैट केस हमारा आंसर बनेगा CH2 माइनस। मैं आंसर लिखता चल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो ऐड करते चलो आंसर्स। सो इन दिस केस आवर आंसर विल बी CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, क्लियर। देन टू द सेकेंड कंसेप्ट। सेकेंड क्वेश्चन में देखो OH माइनस को अटैक कराना है, तो इस केस में देखो फिर से OH माइनस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस एंड देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इस केस में किस वाली पोजीशन पे अटैक कराएंगे, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हायर दिख रही होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकेंड वाली रिएक्शन में होगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा। जिस H को हम दिखा रहे हैं वो एसिडिक H नहीं है,
तो बेस उसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड वाली रिएक्शन का अगर हम आंसर लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। Aldo and this OH, O minus, and this is the benzene ring, right? थर्ड केस में देखिए, अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करा रहा है और एक एसएच का लोन पर अटैक करा रहा है ऑन H प्लस। सो अगेन सेम लॉजिक, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज ज्यादा अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू सल्फर। सो अगेन बीइंग अ हार्ड बेस, OH माइनस जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो थर्ड केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा वाटर, इसमें H2S नहीं बनेगा। मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं हर केस में। और चौथे पार्ट में अगर यही चीज डिस्कशन करेंगे तो चौथे रिएक्शन में देखो, सल्फर के पास लोन पेयर है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, और एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। तो अब यहाँ पे S माइनस जो है वो सॉफ्ट बेस है, इसलिए प्रिफर टू अटैक ऑन अ सॉफ्ट एसिड वाली कंडीशन, यानी कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। तो अब हम सल्फर का अटैक प्रेफर करेंगे देन द ऑक्सीजन अटैक। तो इस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा CH3CO माइनस H एंड देन SO3H। आप समझ गया? तो ये अलग अलग केस हैं जहाँ पे कब अटैक किस ग्रुप का कराना है उसको डिसाइड करते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अगर OH होगा तो वो स्ट्रॉन्गर बेस की तरह बिहेव कराते हैं, तो उसके H प्लस प्रेफर करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है रादर देन अटैकिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। बट अगर H प्लस नहीं होता है तो फिर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सल्फर बीइंग अ लार्जर साइज, उसको H प्लस एक्सेप्ट करने की उतनी हाई नीड नहीं होती है। तो मोस्टली जो सल्फर का बिहेवियर है वो सल्फर का जो बिहेवियर है वो बेसिकली मोर लाइक न्यूक्लियोफाइल होता है देन एज अ बेस। बट अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करने की जगह नहीं होगी तो ये भी H प्लस एक्सेप्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। तो मैंने मेजर कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ और कंसेप्ट भी रह गए हैं जो आपको थ्योरी के बेस में कवर करने हैं तो उनको मैं कंसेप्ट बिल्डर वाले लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूंगा।